वेलकम प्लीज डॉक्टर सुनील खान जी। मैं डॉक्टर दिनेश सोनी न्यूरो फिजिशियन से गुजारिश करूँगा कि मंच पर पधारें से और इस सारे कार्यक्रम को जिन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ पिछले महीने भर से जो मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए सजाया है, संवारा है। वेलकम प्लीज उमेद राज जी जैन संवेद और संवाद करते। वेलकम। अब मैं डॉक्टर प्रियंका से गुजारिश करूंगा कृपया आप इधर की तरफ आए मंच पे और हमारे बीच जो डॉक्टर्स पधारे हैं उनका इंट्रोडक्शन दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, एक्स ऑफिशियो उमेद क्लब मेडिकल टीम। आज हमारे बीच पधारे हुए दो डॉक्टर्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सबसे पहले डॉक्टर सुनील थानवी सर का इंट्रोडक्शन दूंगी मैं। सर इस MD/DM कार्डियोलॉजी जाइडस हॉस्पिटल में है सर अहमदाबाद में और फुल टाइम सीनियर कंसल्टेंट है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं वहाँ पे। सर CAT हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, क्रिटिकल कंजेनाइटल एंड एडल्ट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज और पीडियाट्रिक इंटरवेंशनल के मैनेजमेंट में बहुत अनुभव हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कोरोनरी पेरिफेरल न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक इंटरवेंशन पेसमेकर, AICD, इम्प्लांटेशन, CRTD और स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन जैसे अलग अलग कार्डियोलॉजी प्रोसीजर्स में सर एक्सपर्ट हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की मैं अगर बात करूं तो सर ने MBBS किया है BGS मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से, MD BGS मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद एंड DM फ्रॉम BGS मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। FCSI कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से फेलोशिप, FSCAI सोसाइटी फॉर कार्डियोवैस्कुलर एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशनल की फेलोशिप है, FESC यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी फेलोशिप, अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन फेलोशिप FCCP एंड FACC अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी फेलोशिप। क्लिनिकल एक्सपर्टाइज सर सभी कार्डियोलॉजी से जुड़े हुए डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड वैस्कुलर हार्ट डिजीज से जुड़े हुए सभी डिवाइस, इम्प्लांटेशन, टेम्पररी एंड परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन, IVUS, FFR, रोटेशनल और TAVI, ये सब प्रोसीजर्स में सर एक्सपर्टाइज है। He is MD/DM न्यूरोलॉजी, he is also posted at Zydus Hospital Ahmedabad और सर भी स्ट्रोक, माइग्रेन, हेडेक्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, पार्किंसंस, न्यूरोपैथी, मायोपैथी एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो डिजीजेस हैं उन सबको ट्रीट करते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही इज MBBS MD इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम RUHS जयपुर, DM न्यूरो मेडिसिन IGPME एंड RBIN कोलकाता, डिप्लोमा इन जेनेरिक मेडिसिन ऑल्सो फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, PG डिप्लोमा कार्डियोलॉजी द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बाल्टीमोर मैरीलैंड USA। ये सर की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। एंड रिगार्डिंग क्लिनिकल एक्सपर्टाइज सर IV थ्रोम्बोलाइसिस प्रोसीजर, स्ट्रोक मैनेजमेंट, न्यूरो क्रिटिकल केयर, हेडेक, माइग्रेन, मूवमेंट डिसऑर्डर्स, कॉग्निटिव न्यूरोलॉजी और जियाट्रिक न्यूरोलॉजी को भी डील करते हैं। Also electrophysiological procedures like EEG, NCS, VEP, SEP, PARE, SSR, इन सब में सर का एक्सपर्टाइज है। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज के हमारे कोऑर्डिनेटर जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया है, उमेद राज जी जैन के लिए पहले तो जोरदार तालियां, बिकॉज इस पूरे प्रोग्राम की बैकबोन सर ही है। सर ने ही पूरा कोऑर्डिनेट किया है और हम सभी को आपस में जोड़ा है। सो अ बिग थैंक्स टू सर। उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेडिकल में अर्ली डिटेक्शन के क्षेत्र में सर सोशल सर्विस में बहुत आगे हैं और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी जोधपुर में सर का जाना माना नाम है एंड ही इज वेरी फेमस। श्री उमेद राज जी जैन सर 15 ईयर्स से अनुदानित और न्यूनतम दरों पर होल बॉडी चेकअप जिसमें कि लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, किडनी की RFT, कैंसर और भी बहुत सारे डिजीजेस में अर्ली डिटेक्शन के
लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लोगों को बहुत स्वास्थ्य के प्रति सजग करते हैं और जोधपुर और पाली के लगभग 5000 से अधिक लोगों की कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर चुके हैं। सामाजिक क्षेत्र में गरीबों को और असहायजनों, वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करवाकर सर ने एक बहुत अच्छी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करी है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार के OTS ट्रेनिंग सेंटर जो कि जयपुर में लोकेटेड है, वहां से प्रशिक्षित हैं सर और आपदा प्रबंधन के कार्यों में सदैव सक्रिय रहे। स्पेशली जैसे कोरोना महामारी जब हुई थी तब सर को 3 वर्षों से अधिक समय तक जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशासन, नगर निगम तथा संस्थाओं और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ जुड़कर विभिन्न संस्थाओं से समन्वय करके किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया और 4 लाख से अधिक फूड पैकेट्स की व्यवस्था सर ने करी थी। और इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कोविड में रोकथाम के लिए आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। ऑल्सो RT-PCR टेस्ट जब उस टाइम हो रहे थे कोविड टाइम में, जब मिशन जीवन रक्षा के लिए 250 से अधिक प्लाज्मा जैसे जीवन संजीवनी की व्यवस्था करवाई, कोविड सुरक्षा कवच के रूप में नियमित वैक्सीनेशन कैंप संचालित किए और 2 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण करवाकर उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। इस प्रकार जोधपुर के 36 गांव में आशा और विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं और सभी का स्नेह मिलता है। इनके निस्वार्थ सेवा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आपको राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू डॉक्टर प्रियंका। सर्वप्रथम मैं जायडस हॉस्पिटल से आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे कार्डिक सर्जन संदीप जी अग्रवाल, कार्डिक फिजिशियन श्री खानी साहब और दिनेश जी सन्नी साहब, इन तीनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने अपना ऐसे व्यस्त शेड्यूल टाइम में से आज का संडे का दिन हम जोधपुर वासियों को दिया और कम से कम 200 के आसपास की आज OPD सुबह 9 बजे से लेके कंटिन्यूस चलाना डेफिनेटली आप एक बड़ी एफिशिएंसी और पूरी एक्टिवनेस से सबको लाभान्वित किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इनोसा सिंह जी सेक्रेटरी का, रौनक साधु जॉइंट सेक्रेटरी का, जौहरी साहब गोलिया का, अजय साहब बांधु जैन साहब का, संजय साहब मेहता का और विशेषकर प्रियंका जी का, जिन्होंने पूरा मुझे इतने दिन से कोऑपरेट करके आज इतने लोगों को बेनिफिशियरी कराया है। मैं इन सब का साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज केमिस्ट एसोसिएशन के ऋषि अध्यक्ष साहब और उनकी पूरी टीम, सिंघी साहब, सारे यहाँ इस अवेयरनेस कार्यक्रम में देखिए हम बहुत कुछ करते हैं अपने अपने फील्ड में, लेकिन किसी को बता देना कि गड्ढा गया है, बस इतना ही आपका काम सफिशिएंट है, एटलीस्ट वो उसमें गिर नहीं पाएगा। तो हम अपना केवल इतना ही रोल अदा कर रहे हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, पर वर्तमान समय जिस तरह से कार्डियक अटैक आ रहे हैं, जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और जिस तरह से ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं, वो देख के कई बार विचलित हो जाता है मन कि हम इस स्टेज तक पहुंचते हैं। आज ईश्वर ने जन्म दिया, ईश्वर ने हमको जीवन दिया, लेकिन उस जीवन की जो रक्षा करने वाले डॉक्टर हैं, उससे पहले हम अपनी रक्षा करें कि हमें इन तक ना पहुंचना पड़े अपनी अवेयरनेस से। तो आज इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि इन विशेषज्ञों से हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी हमारी बॉडी कोई ऐसा प्रतिरोधी चीज़ अंदर घुसती है और उससे जो बॉडी रिएक्ट करती है, उस रिएक्शन को हम बहुत ही सरल मान लेते हैं या नेगलेक्ट कर देते हैं या उसके प्रति उदासीन रहते हैं। तो आने वाला समय ज्यों व्यतीत होगा, हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि जब हम घर में नीचे गिरेंगे तब घर वाले लेके जाएंगे और डॉक्टर साहब
साहब ये आपको इतने टाइम से आपने क्या किया इतने टाइम। तो आज हम क्वांटिटी में भले कम है लेकिन अवेयरनेस के लिए आप कितना अपने आप को जागृत करके और यहाँ तक आप पधारे हैं। मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वार्ता निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ अवेयर करेगी और हम उसका लोगों को भी अवेयर करने का कार्य करेंगे। 2025-26 की जो रिपोर्ट है कि कुल विश्व में जितनी भी मौतें होती हैं उसमें 32% डेथ जो है हृदय रोग के कारण से होती है। इतना बड़ा वॉल्यूम, और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इस 32% का जो आंकड़ा दिया है, अपना देश बहुत जोखिम भरा है। विश्व में सबसे जोखिम भरा देश भारत है और 34 सेकंड में, हर 34 सेकंड में एक डेथ कार्डियक से होती है। ये आंकड़े WHO के। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि 50 साल से कम लोग का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, लगभग 25% उनका है। तो आइए अपन इन सब चीज़ों को समझते हैं कि हम किस सेंसिटिव स्थिति के अंदर हैं, हमारा शरीर किस तरह से इन सब चीज़ों के लिए कभी भी ग्रसित हो सकता है। तो हमें किस तरह से क्या अवेयरनेस रखनी है। मैं हमारे बीच में कार्डिक सर्जन का कार्डिक फिजिशियन सब जो मौजूद हैं। सबसे पहले हम कार्डिक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम न्यूरो की बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत मैं आज ऋणी हूँ कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पे आके और लोगों को ट्रीट किया, लोगों को गाइड किया और जो विषम परिस्थितियों में अभी जो पेशेंट हैं निश्चित रूप से आज उनको फायदा मिला। हम ये आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि हार्ट अटैक आने से पहले जनरल सिम्टम्स ऐसे क्या होते हैं और उन सिम्टम में से कौन सा सिम्टम्स को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए और सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उमेद जी का और उमेद क्लब का दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि ये एक हमें मौका मिला आपसे मिलने का भी, और यहाँ पे जो हमने पेशेंट्स देखे आई होप कि उनको हमारे आने से, हमारी एडवाइजेस से, हमारे जो इंटरेक्शन हुआ से उनका बेनिफिट होगा। आपका प्रश्न बहुत सही है, WHO ने जो कहा है बिल्कुल सही बात है। और प्रॉब्लम है कि इंडिया में स्टैटिस्टिक्स की बहुत कमी है। आप US यूरोप में देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स पूरा ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप कभी भी एट ए क्लिक आपको पता चलता है कि क्या एक्चुअल चल रहा है। इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फिगर एक्चुअली है इट इज़ अंडर स्टेटमेंट। मैं समझता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपके फैमिली में किसी की डेथ एक्सीडेंट से या कैंसर से नहीं है तो हार्ट से ही होगी फॉर श्योर, हम मान के चलो। और हर किसी की फैमिली में किसी न किसी ने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी बाईपास करा रखी होगी। आप ढूंढ के देख लो, इट इज़ अ फैक्ट। दूसरी बात ये कि ये जो समय आ रहा है, जिसको आप कलयुग बोल लो, जो मर्जी बोल लो, पर जो एक नॉट ओनली एक जो बर्डन है वो बढ़ रहा है कि मतलब जो लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं हार्ट डिजीज़ के, पर एज भी कम हो रही है। वी आर सीइंग लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स आल्सो कमिंग टू अस विद हार्ट प्रॉब्लम्स। तो हार्ट अटैक आने के पहले ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें जागरूक करें कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है? अब हार्ट के डिजीज़ में सामने 3 तरह के केसेस होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। एंजाइना क्या होता है कि जब मान लीजिए आप रूटीन काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही। सडनली ऐसा आपको होता है कि आप चलना शुरू करते हैं, या तो सांस फूलती है या तो छाती में भारीपन लगता है, सीढ़ी चढ़ते हैं दिक्कत होती है, खड़े रहते हैं ठीक लगता है। ये एक प्रकार का हार्ट प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं स्टेबल एफर्ट एंजाइना, कि जब आप एफर्ट कर रहे हैं तब दिक्कत हो रही है, और ये होता है ब्लॉकेज की वजह से। एट रेस्ट ब्लॉकेज आपको परेशान नहीं करता, जब चलते हो तो ब्लॉकेज की वजह से हार्ट फ्लो कम होता है और हार्ट में दिक्कत होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आप अपना नियमित काम नहीं कर पा रहे, किसी भी कारणवश आपको लग रहा है कि पहले मैं 2 किलोमीटर चल पा रहा था,
आज 500 मीटर में 1 किलोमीटर थक जाता हूँ, सांस फूल रही है, छाती में भारीपन लग रहा है, तो ये हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ये स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना होता है कि जिसमें आपको बैठे बैठे भी पेन हो रहा है। ये चलने पे दिक्कत हो रही है और बैठे बैठे आपको पेन होता है। वो पेन इतना सीवियर होता है कि आपको परेशान करता है, पसीना छूटना, कई दफ़ा धड़कन कम ज़्यादा होना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हार्ट अटैक और अनस्टेबल एंजाइना दोनों एक ही चीज़ है। अगर नली पूरी तरह से बंद हो जाती है तो आपको हार्ट अटैक आता है, जो मेजर कैटेस्ट्रोफी है। अगर पूरी तरह से बंद नहीं होती, 90% बंद होती, थोड़ा सा फ्लो चालू होता है, तो वो आपको अनस्टेबल करता है। दोनों केसेस में, इनफैक्ट तीनों केसेस में आपको डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। परंतु अगर बैठे बैठे आपको पेन हो रहा है, पसीना छूट रहा है, धड़कन कम ज़्यादा हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है, तो तुरंत नज़दीक से नज़दीक आपके हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर से मिलिए, एक ECG करवाइए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये मत वेट कीजिए कि घर पे कोई आएगा, आपको ले जाएगा और टाइम आपका वेस्ट होगा उसमें। क्योंकि पहला फर्स्ट आवर जिसको बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं, जितना जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिलेगी उतना आपको हार्ट का नुकसान 0% होगा। फर्स्ट आवर में अगर हो जाता है तो 0% डैमेज, उसके बाद सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, 4 घंटे के बाद, 4 से 6 घंटे के बाद नॉर्मली आप जो मर्जी कर लो, थोड़ा डैमेज हार्ट को रह जाता है। और जितना समय निकलेगा तो डैमेज बढ़ने ही वाला है। तो जितना जल्दी हो सके अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में जाएँ, डॉक्टर से संपर्क करें, ECG करवाएं, एट द मोस्ट नॉर्मल आएगा, कोई बात नहीं, एक ट्रोपोनिन टेस्ट करवाएं। आज हमारे में कोई पेशेंट चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन लेके अगर आता है, वो कितना भी यंग हो, उसका हम 2 घंटे रखते हैं, एक ECG करवाते हैं, ट्रोपोनिन भेजते हैं, 1 घंटे बाद दोबारा से ECG रिपीट किया जाता है, एको करते हैं, क्लिनिकली देखते हैं। अगर दोनों ECG नॉर्मल है, ट्रॉप नेगेटिव है, क्लिनिकली नहीं लग रहा, तो पेशेंट घर जाता है, वरना रुक जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिम्टम्स है तो हार्ट संबंधित हो सकते हैं, उसके तुरंत हमें इसका संज्ञान लेकर के अब तो उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जी तानी साहब, बहुत आपने काम की बात बताई, पर मेरा एक क्वेश्चन और है इसमें कि ये सब सिम्टम्स होने के बाद में गोल्डन ओवर या सेकंड ओवर या थर्ड ओवर, अगर हम यहाँ जो लोग बैठे हैं, हमें देखना है कि हमें कोई सिम्टम्स नहीं है, या ऐसे ही हम कोई कार्डिक मॉनिटरिंग के लिए कोई आप टेस्ट सजेस्ट करते हैं, तो वो कौन से टेस्ट हैं और कितने अंतराल से हमें करा के मॉनिटरिंग करनी चाहिए? तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं जब किसी भी पेशेंट को टेस्ट के लिए सलाह देता हूँ, तो उसमें पहले हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि आपकी एज कितनी है, आपको डायबिटीज़ है या नहीं, ब्लड प्रेशर है या नहीं, मेदस्वीदा ओबेसिटी है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल है या नहीं, स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल, फैटी लीवर, ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार देखते हैं। अगर इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं, तो चांसेस ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक आर वेरी हाई। तो उसमें काफ़ी इंटेंसिव हम लोग वर्कअप करते हैं। यदि कैजुअली आप हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं कि भैया मुझे चेक करना है, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, BP नॉर्मल, डायबिटीज़ नॉर्मल, तो हम बेसिक रिपोर्टिंग करवाते हैं। बेसिक रिपोर्टिंग में भी हम एक ECG होता है, कार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं, एक 2D को होता है। 2D को मतलब आपके हार्ट की सोनोग्राफी, इसमें हार्ट को हम इको मशीन में देखते हैं, उसका पंपिंग देखते हैं, वैल्व्स देखते हैं, वैल्व्स में लीकेज है, वैल्व्स में कोई रुकावट है, कोई स्टेनोसिस जिसको बोलते हैं, या कहीं पानी भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें उससे पता चलती हैं। उसके बाद हम करवाते हैं TMT। क्यों? क्योंकि ECG और इको दोनों ट्रेस्ट है, और जिन लोगों को एफर्ट एंजाइना है उनको इसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो अनमास्क करने के लिए, वो देखने के लिए हम TMT कर दौड़ाते हैं पेशेंट को। यदि TMT के दौरान TMT नॉर्मल आता है, पेशेंट को सिम्टम नहीं होता, ECG में चेंज नहीं आता, ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं होता, अब 7-8 दिन चल लेता है, तो देन इट इज़ अ नॉर्मल TMT। तो आपका ECG, इको, TMT सब नॉर्मल है, तो मोस्ट ऑफन यू आर ओके। और यदि ECG में प्रॉब्लम है, इको में प्रॉब्लम है, या ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आता है, तो हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना पूरी है। इसके अलावा हम कराते हैं ब्लड रिपोर्ट्स। आपका कोलेस्ट्रॉल चेक किया, शुगर चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, आपका बॉडी मास इंडेक्स चेक किया, वेस्ट हिप रेशियो चेक किया, फैमिली हिस्ट्री चेक किया, इन लोगों ने क्लिनिकली आपको देखा गया। यदि रिस्क फैक्टर्स हैं तो कभी हम लोग कैल्शियम स्कोर करवाते हैं, CT कोरोनरी करवाते हैं। तो काफ़ी टेस्ट हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रोफाइल में हैं उसके हिसाब से हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली टेस्ट तो हर किसी में करवाते ही हैं। बहुत जानकारी आपकी ये हम सब के लिए कि हमें अपने हार्ट की मॉनिटरिंग के लिए क्या रेगुलर टेस्ट करना है, और विशेषकर हम डायबिटिक हैं या हम BP के पेशेंट हैं,
तो हमें और ज़्यादा प्रिकॉशनरी करने की ज़रूरत रहती है। एक डॉक्टर साहब, अभी दो शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, कार्डियक अटैक और कार्डियक अरेस्ट। तो बेसिक इनका क्या मतलब है, क्या फर्क है? और एक और चीज़ है कि हंसते खेलते नाचते गाते आजकल जिस तरह से कोई भी एज का व्यक्ति इतना नीचे गिर जाता है, तो ये सारी स्थितियाँ को आप कैसे आकलन करते हैं? और कार्डियक अटैक और कार्डियक अरेस्ट में से दोनों में से कौन सा ज़्यादा घातक है? एक्चुअली 3 शब्द हैं। एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर और एक होता है सडन कार्डियक डेथ। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ये है इसकी जो आप बता रहे हैं। कार्डियक अटैक मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब आता है आपको? जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करने वाले आर्टरीज हैं, जिससे हार्ट के मसल को खून मिल रहा है, खून के थ्रू उसको ऑक्सीजन, कैल्शियम, ग्लूकोज, आयरन सब मिल रहा है हार्ट को नॉर्मल चलाने के लिए। यदि उसमें सडन रुकावट आती है, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी कारणवश कोई ब्लॉकेज फटता है, फटने की वजह से पूरी आर्टरी सडनली बंद होती है। बंद होने की वजह से जो आगे ब्लड नहीं जाता, उसको ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कैल्शियम, आयरन नहीं मिलता, तो हार्ट का वो मसल डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये होता है हार्ट अटैक। अब इस हार्ट अटैक की वजह से यदि टाइम से उसको ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा कि जो मसल में डैमेज हो रहा है वो डैमेज धीरे धीरे करके बढ़ेगा और वो एक ऐसा एरिया बनाएगा कि जो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। आज आपका हार्ट फंक्शन 60% नॉर्मल एक जो पर्सन होता है, इको में अगर आप कराएं तो हार्ट फंक्शन 55 to 60% इट्स नॉर्मल हार्ट फंक्शन। अटैक यदि आपने सही समय पर ट्रीट नहीं करवाया तो कुछ लोग हार्ट फंक्शन ड्रॉप होता है 45, 35, 30। काफ़ी लोगों में आप देखेंगे कि अटैक के बाद ये रहता है, दिस इज़ बिकॉज टाइमली इंटरवेंशन नहीं हुआ है। तो इस केस में लोगों को दिक्कत क्या रहती है? सांस फूलने की शिकायत रहती है, काम नहीं कर पाते, थक जाना, जो पहले सीढ़ियाँ चढ़ पाते सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाना, पैरों में सूजन आना, रात को नहीं सो पाना, सांस की वजह से दिक्कत होना, ये सारे साइंस होते हैं जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। कि हार्ट जितना काम करना चाहिए था काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हार्ट फेल हो रहा है। तीसरा टर्म है सडन कार्डियक डेथ। जब हार्ट फेलियर या हार्ट का फंक्शन इतना खराब हो जाता है कि 10, 12, 15% हो जाता है, तो हार्ट का फंक्शन 2 तरीके से डिटेक्ट होता है। एक तो धीरे धीरे करके वो हार्ट काम करना बंद करता है, दूसरा कई बार उसमें से खराब धड़कन शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये 2 फेटल एरिथमियास होते हैं, तुरंत आपको ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला था सडन कार्डियक डेथ। तो जो आपने बात की कि हंसते खेलते लोग जो गिर जाते हैं और सडन डेथ, रात को सोए सुबह जागे नहीं, नॉर्मली वो सडन कार्डियक डेथ के केसेस होते हैं। इसमें अटैक की वजह से भी हो सकता है, कोई मेजर स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, कई दफ़ा होता है कि लंग्स के जो आर्टरीज हैं उसमें एकदम एक बड़ा सा क्लॉट जा करके बैठ जाता है लंग्स को, जैसे हार्ट का अटैक आया, स्ट्रोक होता है, ब्रेन का अटैक होता है, और जो लंग्स में होता है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। चौथा होता है कि एरिथमिया, जो मान लो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ, तो ये चीज़ें होती हैं कि जो आपको सडन कार्डियक डेथ कॉज कर सकती हैं, और इनमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसके चलते पेशेंट सडनली मर सकता है। तो सडन कार्डियक डेथ सबसे खराब, हार्ट अटैक सेकेंड, क्योंकि अगर वो टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो वो आपको मार सकता है, और थर्ड है हार्ट फेलियर। तो मैं इस तरीके से 3 चीज़ों पर रहूँगा। जी सर, बहुत आपका आभार। तो नॉर्मली मैं 2 सूत्र लोगों को देता हूँ। एक होता है ABC। ए इज़ अवॉइड टोबैको एंड एल्कोहल इन एनी फॉर्म। वो चाहे स्नफ हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे मावा हो, कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में टोबैको, सिगरेट सब अवॉइड करें। एल्कोहल हर तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अपने हार्ट के आर्टरीज को, ब्रेन के आर्टरीज को ख़राब करती हैं। ठीक है। बी है बी मोर एक्टिव। अगर आप ज़्यादा बैठते हो तो खड़े रहो, खड़े रहते हो तो चलो, चलते हो तो दौड़ो, लिफ्ट का उपयोग कम करो, सीढ़ियों का उपयोग ज़्यादा करो। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो अवॉइड सब्सटेंस अब्यूज। सेकेंड इज बी मोर एक्टिव। सी से है चूज गुड न्यूट्रिशन। आज इतना बढ़िया खाना आपने खिलाया हमारे को, मैं समझ सकता हूँ क्यों इतना हार्ट का प्रॉब्लम है, पर आप अपनी थाली में देखें कि आप जो खा रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशियस है और कितना ज़बान के लिए। आप खुद चकित होंगे कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है। तो न्यूट्रिशन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप अच्छा खाएंगे, अगर एक हेल्दी फूड लेंगे, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जैसा आपका आहार होगा वैसा विचार होगा, वैसा आपका आउटकम होगा।
तो जितना आप अच्छा खाओगे, जितना अपना केयर रखोगे, अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू। मेरे पास जब आओगे तो इट इज टू लेट, है ना, वो द टिप ऑफ आइसबर्ग है कि अटैक आगे नीचे जो है वो तो वही सारा, मैं स्टेंट लगा दूँ, बाईपास कराऊँ, तो कुछ भी करवा दूँ, तो जिस वजह से सारी चीज़ें वो तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा हमारे को। तो एक हेल्थी डाइट, एक हेल्थी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिजिकली एक्टिव होना ये मैंडेटरी हर किसी के लिए, चाहे हार्ट पेशेंट हो चाहे ना हो। तो ये ABC 3 चीज़ें हो गया। एक दूसरा मैं सूत्र देता हूँ लोगों को, 20 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज डेली। आप जो कर सको, वॉक करो, ब्रिस्क वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, कुछ खेलो, योग प्राणायाम करो, जो भी आप कर सको, आपके एज के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से जो भी कर सको। 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज मैंडेटरी, 20 मिनट्स ऑफ मेंटल रिलैक्सेशन। कोई अच्छी किताब पढ़ ली आपने, कोई अच्छा म्यूज़िक सुन लिया आपने, है ना, जो आपके मन को शांत करे, ये सब सवेरे की बात है। और 20 मिनट्स फॉर योर इमोशनल हेल्थ, अपने पार्टनर से या कोई ऐसे अपने गुरुजी से, किसी से जो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, जो आपको एक इमोशनल गाइड आपके जो होते हैं, उनसे आप बात करें। तो ये जो 1 घंटा आपके लिए, 20 मिनट्स फिजिकल, 20 मिनट्स मेंटल, 20 मिनट्स इमोशनल, 1 घंटा अपने 24 में से 1 घंटा अपने निकालोगे तो आपको मेरे पास एज अ पेशेंट होकर तो नहीं आना पड़ेगा, सुनने आया है मोस्ट वेलकम। आगे अगर अवॉइड करना है तो ABC और 20 मिनट्स हो गए, ये 2 चीज़ याद रखोगे तो आई एम श्योर कि आपको मेरी ज़रूरत एज अ डॉक्टर नहीं पड़ेगी। हाँ, बहुत आभार हनी साहब, आपने ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई कि आप हमें अवॉइड करने के लिए इन सब चीज़ों को आप ज़रूर आत्मसात करें। निश्चित रूप से हम इन सब को फॉलो करने का पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी ईको की बात, थोड़ी ईको की बात की, ECG की बात की, TMT की बात की, इन सब चीज़ें की बात की। मैं थोड़ा सा आगे चल के कुछ चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आ रही, इन सबको भी, कि कॉर्नरी आर्टरी कैल्शियम जो CSC स्कोर टेस्ट होता है, एक कॉरोटिड इंटीमा मीडिया थिकनेस CIMT अल्ट्रासाउंड होता है, और एक लिपिक प्लेक LP ब्लड टेस्ट होता है। ये क्या है, कब होता है, या इसके कराने से क्या डिटेक्ट होता है? आपको डॉक्टर ही होना चाहिए था वैसे पर ये टेस्ट हम लोग करवाते हैं खास करके इन लोगों में जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई है पर अभी हार्ट का इशू नहीं हुआ है, सिम्टम्स नहीं है, और जैसे आज भी मैं 2-3 पेशेंट्स देखे 170 LDL चल रहा है, 160 LDL चल रहा है, तो उन लोगों में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन कहाँ कहाँ हुआ है वो देखने के लिए रिपोर्ट की जाती है। मान लीजिए पानी में आपके हार्ड वाटर है तो उसमें सॉल्ट ज़्यादा है, तो क्या होता है, पाइप में वो सॉल्ट जमा होता है, धीरे 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 करके वो डिपोजिशन बढ़ता है, तो एक ऐसा समय आता है कि वो सॉल्ट आपके पाइप को चोक कर देता है। सेम चीज़ कोलेस्ट्रॉल कर रहा है, जितना कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में छलक रहा है वो सारा का सारा डिपॉजिट हो रहा है, और जितना डिपोजिशन हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, वो देखने के लिए सारे टेस्ट होते हैं। कैरोटिड इंटीमा मीडिया थिकनेस मतलब जो ब्लड की आर्टरी है, ब्रेन की आर्टरी, उसको हम कैरोटिड बोलते हैं, उसमें हमें चेक करते हैं कि वॉल की थिकनेस नॉर्मल होती है, अगर ज़्यादा हुई है तो मीनो कितना तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। तो ये एक तरीका है देखने के लिए कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन कितना हुआ है। दूसरा हुआ आपका कैल्शियम आर्टरी, कैल्शियम स्कोरिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जिसको हम CAC बोलते हैं। आपके हार्ट की आर्टरीज में कहाँ कहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और ये ब्लॉकेज कितने पुराने हैं, ये कैल्शियम बताता है। हार्ट की आर्टरीज में पहले ब्लॉकेज बनते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, धीरे धीरे करके वो हार्ड होते जाते हैं। एक ऐसा समय आता है कि ये ब्लॉकेजेस इतने क्रॉनिक हो जाते हैं कि इसमें स्वतः कैल्शियम बनता है। ये कैल्शियम खाने से या कैल्शियम लेने से नहीं होता, ये स्वतः बॉडी का एक प्रोसेस है कि वो सॉफ्ट प्लाक से हार्ड प्लाक, फाइब्रोसिस, और उसमें से कैल्शियम बनता है। तो ये कैल्शियम स्कोर हमें ये बताता है कि आपके हार्ट की आर्टरीज में कितने पुराने ब्लॉकेजेस हैं। यदि 400 पुराने ब्लॉक हैं तो 800 नए ब्लॉक भी होंगे। तो इनडायरेक्टली टेल्स अस कि आपके हार्ट की आर्टरीज कितनी हेल्दी है, कितने ब्लॉकेजेस हैं, उसके लिए क्या करना है। नॉर्मल कैल्शियम स्कोर होना चाहिए 0, ये नॉर्मल कैल्शियम स्कोर है। 300 तक हम लोग चलाते हैं, 300 तक हम लोग खाली मेडिकली ट्रीट करते हैं, आगे ज़्यादा हम लोग नहीं करते। 300 के ऊपर यदि जाता है तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स फर्दर इंटरवेंशन। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स, ओबेसिटी पेशेंट्स, स्मोकर्स, एल्कोहलिक्स, इन लोगों में कैल्शियम स्कोरिंग ज़्यादा पाया जाता है। और आपको सिम्टम हो या नहीं, ट्रीटमेंट पॉजिटिव हो या नहीं, यदि आपका कैल्शियम स्कोर 500 से ऊपर है तो मैं ये मानता हूँ कि एंजियोग्राफी का करना कंपलसरी है।
हमने बहुत केसेस देखे हैं जिसमें ट्रेडमिल भी नेगेटिव हो, और जब हमने ये एंजियोग्राफी की है तो क्रिटिकल प्रॉब्लम निकली। तो मैं समझता हूँ ये करना ज़रूरी। तीसरा टेस्ट हम करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं लिवर की, क्योंकि ये फैट लिवर में भी जमा होता है। तो जो फैटी लिवर है, फैटी लिवर इटसेल्फ टेल्स अस कि आपके बॉडी में इतना कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है कि वो लिवर को भी नुकसान कर रहा है। ये फैटी लिवर आपके लिवर में फाइब्रोसिस करता है, उसको सिरोसिस में कन्वर्ट करता है, लिवर फेल करता है। तो इसको भी हल्के से ना लें। तो ये सारी जांच हम करवाते हैं देखने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल की इफेक्ट कहाँ हुई है, किस लेवल पे है, उसको कितना एग्रेसिवली हमें ट्रीट करना है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये एक तो सर हम यहाँ जो लोग बैठे हैं, हमें पारिवारिक रूप से, व्यावसायिक रूप से या और भी कई प्रॉब्लम से स्ट्रेस और आदमी को ज़बरदस्त रहता है, आम आदमी को रहता है। तो क्या स्ट्रेस भी कोई कार्डिक प्रॉब्लम का कोई कारण हो सकता है? बिल्कुल एक मेजर कारण है ये। इनफैक्ट रिसेंटली एक अमेरिकन कॉलेज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है कि मेंटल हेल्थ और हार्ट डिजीज़ का क्या रिलेशनशिप होता है। बहुत क्लियरली कहा लोगों ने कि जो लोग हाई स्ट्रेस एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ लोग की आदत होती है स्ट्रेस लेने की, टेंशन रखने की, टाइप ए पर्सनैलिटी बोलते हैं जो हाइपर होते हैं एकदम, उन लोगों में ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ ज़्यादा पाया जाता है, बट ट्रिगर की तरह काम होता है। मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो ब्लॉकेजेस हैं उनका फटना बहुत कॉमन है। तो कहते हैं मूवीज़ में देखते हैं इमोशनल कोई ऐसा मोमेंट आ गया, गुस्से में कोई आ गया, एकदम एक रोष आ गया किसी को, तो ऐसे केसेस में जो सॉफ्ट प्लग्स होते हैं, जो सॉफ्ट ब्लॉकेजेस जो प्रोन टू रप्चर होते हैं, उनका रप्चर होना बहुत कॉमन है। उससे सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, उससे ब्रेन अटैक, स्ट्रोक भी आता है। तो ये चीज़ें, स्ट्रेस इज़ अ मेजर किलर, और ये ट्रिगर की तरह काम करता है कि पहले बस वो जैसे दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं ना, वो आपका सब रेडी है, खाली वो तीली लगानी है, तो तीली का काम आपको स्ट्रेस करना है। जितना आप स्ट्रेस कम रखोगे उतना ओवरऑल आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। एक मैं मिस कर गया, आपका लैगोप्रोटीन है, सॉरी एकदम याद है। लैगोप्रोटीन एक खराब प्रोटीन अपने शरीर में होता है कि जो बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाता है। ये एक जेनेटिक मार्कर है, और अनफॉर्चुनेटली साउथ एशियंस में काफ़ी हद तक पाया जाता है। इसलिए साउथ एशियंस में जो एक मात्रा है हार्ट डिजीज़ की ज़्यादा होने की या स्ट्रोक के ज़्यादा होने की, इसमें लैगोप्रोटीन का मेजर रोल है उसमें। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अभी फ़िलहाल हमारे पास अभी उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। इसलिए लैगोप्रोटीन को एक साइड में रख के बाकी जो रिस्क फैक्टर्स है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपना वेट है, अपना कोलेस्ट्रॉल है, अपना शुगर है, अपना ब्लड प्रेशर है, अपनी लाइफस्टाइल है, उसको हम जितना सही करेंगे उतना लैगोप्रोटीन शान बैठेगा। अगर बाकी चीज़ अभी ख़राब है तो लैगोप्रोटीन को वो एम्पलीफाई करने का मौका मिलता है, तो इट्स एन एम्पलीफायर। तो इसलिए ये चीज़ कराने में हम इसलिए करते हैं, पहली बार यदि कोई यंग पेशेंट हमारे पास आता है जिसको ये सारी चीज़ें हैं, उसमें लैबोरेटरी करके हम देख लेते हैं कि ये एडिशनल रिस्क फैक्टर है या नहीं। यदि पॉजिटिव है तो इज एट अ वेरी हाई रिस्क, तो उसको ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। थैंक यू सर। तो एक तो सर ये हम नॉर्मली आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप एंजियोग्राफी सजेस्ट करते हैं, उसमें एंजियोप्लास्टी का केस होता था एंजियोप्लास्टी करते हैं, या उसमें बाईपास का केस होता तो बाईपास करते हैं, ओपन हार्ट होता तो ओपन हार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और ये किस केस में क्या होता है और कितना सेफ होता है? एंजियोग्राफी तो बेसिकली एक टेस्ट हो गया। अब जैसे ECG को करवाते हैं, एंजियोग्राफी 7-8 मिनट का काम है। आप सुबह आइए, 2 मिनट छुट्टी हो जाती है, बड़ी बात नहीं। इसमें SCC होता है, उसमें भी कट होता है, जैसे हम आर्टरी का ब्लड कलेक्शन करते हैं उस तरह से खाली वो मीटर डाल के चेक करते हैं। एंजियोग्राफी में हम डाई डाल के चेक करते हैं कि ब्लॉकेजेस कहाँ पे हैं। अब ब्लॉकेजेस कितने हैं, कहाँ पे हैं, कैल्शियम कितना है, कितने लंबे ब्लॉकेजेस हैं, कितनी छोटी आर्टरी से करता है कि आगे क्या करना है। किसी भी एंजियोग्राफी में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, या तो मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 कि 2-3 ब्लॉकेजेस हैं, छोटे ब्लॉकेजेस हैं, मेजर आर्टरी है तो हम स्टेंट लगा सकते हैं। और 3 मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, लंबे ब्लॉकेजेस हैं, डायबिटिक पेशेंट है, डिफ्यूज डिजीज़ है, कैल्शियम है, तो उसमें बाईपास का एडवाइस करते हैं। सारी पद्धतियाँ एकदम सेफ हैं आज की तारीख में। और जैसे मैं जोकिंगली पेशेंट को समझाता हूँ कि यहाँ तक मेरा नसीब खराब, आपका नसीब खराब, वो तो चीज़ होती है, बाकी कुछ नहीं होता। 99.9% में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। 0.1% तो इसलिए कि वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, और ये रिस्क हर चीज़ में होता है। दांत निकाले जाओगे तो वो इतना रिस्क तो रहने ही वाला है। बाकी आज की तारीख में इट हैज़ बिकम वेरी सेफ एंड वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि जिसमें मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी बहुत कम है, अनलेस के हार्ट फंक्शन बहुत वीक है, किडनी ख़राब है, लीवर ख़राब है, नसीब ख़राब है, तो चीज़ें होती है। बाकी अगर
अदरवाइज इट इज़ वेरी सेफ, कोई इशू नहीं है। जी जी सर, अब ये हार्ट की तो सारी बात आपने बता दी सर। तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट एक मसल पंप है। आपकी बॉडी में से जो भी गंदा खून आ रहा है, ऑक्सीजन वगैरह का, ग्लूकोज वगैरह का, वो हार्ट में आता है राइट साइड में, वहाँ से जाता है लंग्स में, लंग्स में से ऑक्सीजन लेकर के वापस आता है लेफ्ट साइड में और पूरी बॉडी में जाता है। इतना सिंपल काम है उसका। खराब खून लिया, लंग्स को दिया, लंग्स से लिया, बॉडी को दिया। और ये लेन देन में जो वेसल्स हैं कि जब आपका ब्लड जा रहा है, जो ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है, वहाँ पे वाल्व होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको संचालित करता है कि कितना ब्लड अंदर आना चाहिए। इतना ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए कि हार्ट आपको इतना फूल जाए और हार्ट को दिक्कत हो। जब आप हार्ट पंप करता है उसको लंग्स में डालने के लिए, तो वहाँ का पल्मोनरी वाल्व आता है। वो कंट्रोल करता है कि लंग्स में कितना फ्लो जाना चाहिए। कांस्टेंट फ्लो जाएगा तो लंग्स फ्लड हो जाएंगे। तो वो एक वाल्व है, एक चेक मैकेनिज्म है कि ओवरफ्लो ना हो। जब वो खून लंग्स में से आपके हार्ट में आता है तो आता है आपके माइट्रल वाल्व के थ्रू। वो अगर एक चेक मैकेनिज्म है कि आपके लेफ्ट साइड के हार्ट में एक्स्ट्रा खून ना आ जाए। और वहाँ से जो इजेक्ट होकर के बॉडी में आता है तो निकलता है एओर्टिक वाल्व के थ्रू, जो पूरी बॉडी को संचालित करता है, पूरी बॉडी को वो ब्लड देता है, वो चाहे ब्रेन से लेकर के टो तक हो वहाँ तक। अब इन वाल्व्स में यदि कोई सिकुड़न आती है या कोई लीकेज आता है तो सीधी सी बात है कि अगर सिकुड़न होगी तो ब्लड कम जाएगा आगे, अगर लीकेज होगा तो ब्लड ज़्यादा जाएगा आगे। तो इसकी वजह से एक संतुलन बिगड़ता है, बैलेंस बिगड़ता है वाल्व का बॉडी में, और फिर चलने की दिक्कतें होती हैं। यदि सिकुड़ा हुआ वाल्व है, ब्लड कम जाएगा, तो नॉर्मल है कि ब्रेन में अपने को ब्लड कम मिलेगा तो चक्कर आना, आँख पे अंधेरा आना, गिर जाना से कभी होकर के। सेम चीज़ हार्ट में होगी, खून कम मिलेगा तो चेस्ट पेन होना, घबराहट होना, धड़कन कम ज़्यादा होना, ये सारे नॉर्मली चीज़ें वाल्व सिकुड़ा हुआ तो उसमें होता है। अगर वाल्व में लीकेज ज़्यादा है तो हार्ट फेलियर के साइंस आएंगे कि वॉल्यूम ज़्यादा है हार्ट में, तो सूजन आएगी, सांस फूलेगी, लंग्स में पानी भर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाल्व है, पर सामान्यतः ये सिम्टम्स होते हैं। और इसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत सीवियर नहीं है, तो मेडिकली मैनेज करते हैं। सिकुड़न खोल नहीं सकते, लीकेज कम नहीं कर सकते, पर उसकी वजह से हार्ट पे जो लोड पड़ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो मेडिसिन हम देते हैं हार्ट पे लोड कम करने के लिए। अगर सिकुड़न ज़्यादा है तो उस वाल्व या लीकेज ज़्यादा है तो उस वाल्व को चेंज किया जा सकता है, या तो सर्जरी के थ्रू, और आजकल तो सर्जरी के बिना जैसे एंजियोप्लास्टी होती है, स्टेंट लगाते हैं जिसको हम टावी बोलते हैं। सेम चीज़ माइट्रल वाल्व के लिए, पल्मोनरी वाल्व के लिए, एओर्टिक वाल्व के लिए, ट्राइकस, सभी के लिए बिना सर्जरी, बिना चीरफाड़ ये चीज़ें पॉसिबल है। तो दोनों पर डिपेंड करता है कि आपका वाल्व कैसा है, उल्टा कैसी है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। पर संभव है कि बिना सर्जरी के, बिना चीरफाड़ के वाल्व चेंज हो, और जिन लोगों में ज़रूरत होती है उन चीज़ों में किया जाता है। इट्स वेरी सेफ एंड स्टैंडर्ड। जी जी सर। तो इस आर्टिफिशियल जो वॉल्व होते हैं वो उनकी लाइफ होती है, और उसके बाद में क्या पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? तो दो तरह के वाल्व होते हैं। एक तो होता है आपका टिश्यू वाल्व होता है, जिसमें एक बायोलॉजिकल वाल्व होता है और उसकी आयु कम होती है क्योंकि इट इज़ अ टिश्यू, बायोलॉजिकल टिश्यू। तो वो 10-12 साल की उसकी आयु होती है। डिपेंड करता है बाकी चीज़ें क्या है, आप कैसा वाल्व का ध्यान रखते हो, शुगर है, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट सामान्यतः 10-12, मैक्सिमम 15 साल उसका रहता है। जो मेटालिक वाल्व्स होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं, तो मेटल है। अनलेस कि उसमें क्लॉटिंग हो गया, कोई इन्फेक्शन लग गया, तो सामान्यतः ये वाल्व्स 15-20 साल आराम से चलते हैं। और जो प्लास्टिक के वाल्व आते हैं उसकी लाइफ धोने के बीच में होती है, क्योंकि इट इज़ प्लास्टिक। प्रॉब्लम है कि मेटालिक वाल्व और प्लास्टिक वाल्व दोनों में लाइफ लॉन्ग हमें ब्लड थिनर लेना पड़ता है, बार बार उसका PTINR कराता रहना पड़ता है, ये देखने के लिए कि आपको ब्लड क्लॉट ना हो। ब्लड क्लॉट होगा तो दोबारा सर्जरी लगेगी आपकी, तो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि टिश्यू वाल्व में हमें उसका हेडेक में सिर्फ एस्पिरिन देते हैं, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, और ये है कि उसको अपने 10-12-15 साल में चेंज करना पड़ता है। जी सर। एक अभी नई टेक्नोलॉजी आई है वॉल्व के लिए, जो है ट्रांसकैथर एरोटिक वॉल्व इम्प्लीमेंटेशन टावी। ये बताता है कि काफ़ी इसमें कोई चीर-फाड़ नहीं होती और बहुत सेफ होती है। तो ये क्या चीज़ है सर? तो मैं वही समझ रहा था कि जब हम वाल्व चेंज करते हैं तो सामान्यतः क्या करता है, चीरा करके हार्ट को खोल करके और फिर वाल्व को हम चेंज करते हैं। जैसे मैकेनिक हमारा हुड खोल करके इंजन में चेंज करता है, सीरीज हम इसमें करते हैं। अब नई पद्धति के हिसाब से हमें चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम ग्रॉइन से, जैसे स्टेंट होता है बलून पे चढ़ा हुआ, वैसे ये वाल्व होता है। पहले हम उस वाल्व को खोलते हैं और फिर वो डिवाइस ले जा करके इस वाल्व की जगह पे अंडर इको गाइडेंस, अंडर फ्लोरो गाइडेंस, काफ़ी
इट्स स्टैंडर्ड प्रोसीजर और काफ़ी इंटेंस प्रोसीजर है। उस गाइडेंस के अंदर हम लोग उस वैल्व को प्रॉपर्ली इम्प्लांट करते हैं और इम्प्लांट करने के बाद उसको रीचेक करते हैं हर तरीके से, इको से भी, एंजियोग्राफी से भी, हर तरीके से, और उसको हम डिप्लॉय करते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इंडिया में भी सब जगह हो रही है, हम लोग भी करते हैं। ये हर वैल्व के लिए पॉसिबल है, पहले से एओर्टिक का था, और माइट्रल में भी हो रहा है, पल्मोनरी में भी हो रहा है, और ट्राइटिस में भी हो रहा है। चारों के चारों वैल्व जो हार्ट के हैं, सब में बिना सर्जरी के जिस तरह से टाबी है उस तरह से ट्रांस कैथेटर मतलब कैथेटर के थ्रू यहाँ ग्रोइन से हम कर सकते हैं। बेनिफिट कोई चीरा नहीं, पोस्ट ऑपरेटिव कोई इशू नहीं, 3 से 4 दिन में छुट्टी हो जाती है और अगर नॉर्मल है आप जी सकते हैं। एंड इट इज़ एज गुड एज अ सर्जिकल वैल्व। तो टावी काफ़ी मुझे लगता है कि इसमें डर या कुछ नहीं रहेगा। खाली कॉस्ट का इशू रहता है क्योंकि सर्जिकल आपका जो कॉस्ट रहेगा वो मान लीजिए 2.5-3 लाख रहेगा, तो ये आपका डिपेंड कौन सा वाला प्लेयर, अमेरिकन वाले का तो 20-25 का बैठेगा, इंडियन लेते तो 15-16 में हो जाता है। ओके, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी इट इज़ एब्सोल्युटली सेम। जी। अब मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कोई क्वारी हो या कोई आप अपने सम का समाधान करना चाहें तो आप लोग ज़्यादा आमंत्रित हैं। सर सीटी एंजियो का क्या है? क्या मतलब उसको एज इन्वेस्टिगेशन बिफोर एंजियोग्राफी रख सकते हैं? सो नॉर्मली सीटी एंजियोग्राफी जो होती है, जैसे हमने बात की सीटी कैल्शियम, ये सीटी स्कैन के द्वारा एंजियोग्राफी की जाती है। उसमें आर्टरी से नहीं करते, वेन से करते हैं, और उसमें लगभग 70-80 ml डाइट जाती है। ये नॉर्मली हम लोग हेल्थ चेकअप का पार्ट रखते हैं। ये इज़ नॉट अ परफेक्ट डायग्नोसिस, एक अप्रॉक्सीमेशन देते हैं हमारे को कि आपके हार्ट में इस नली में इतना ब्लॉकेज है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कैच एक ही है कि यदि कैल्शियम स्कोर जैसे मतलब 300 के ऊपर कैल्शियम स्कोर है तो सीटी कोरोना जो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम की वजह से रिलेशन स्कैटर होता है और वो दिख नहीं पाता। तो यदि कैल्शियम स्कोर नॉर्मल है आपका तो सीटी जो पॉसिबल होगी। और किस में हम करेंगे? जिनको एक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास हेल्थ चेकअप के लिए आ रहा है, आपको इमरजेंसी चेकअप कराना करवा दूँगा। और यदि आपका चेस्ट पेन है, यदि आपका रिस्क फैक्टर्स है, आपका इको ईसीजी नॉर्मल है, TMT नॉर्मल है, तो मैं सीटी नहीं सारे करूँगा। नॉर्मल है उसी कंडीशन में। हाँ। जस्ट एक मतलब इन्वेस्टिगेशन। हाँ, उसमें करवा सकते हैं, पर वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकता। यदि कुछ निकलता है तो उसके लिए रूटीन एंजियोग्राफी करनी ही पड़ेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर बाईपास एंजियोप्लास्टी प्लान की जाती है, वो फिर सीटी वो रूटीन एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एक वो अपना गाइडेंस देता है, अप्रॉक्सीमेशन देता है। सर आपने अभी बताया कि कैल्शियम जो है वो 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या पर्टिकुलरली क्या मॉनिटरिंग, क्या खान पान में क्या चेंजेस, या कोई उसके लिए रिपोर्ट पर्टिकुलरली आफ्टर एज ऑफ 40 क्या करवाते रहना चाहिए कि वो कैल्शियम का लेवल अपन? तो सबसे पहले तो कैल्शियम जमा होता है ब्लॉकेजेस में। अगर ब्लॉकेज डेवलप नहीं होंगे कैल्शियम जमा नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। ब्लॉकेज जमा है उसके लिए क्या करना है हमारे को कि आप खान पान में जैसे मैं बताऊँ लो फैट लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फाइबर हाई प्रोटीन, ये नॉर्मल हेल्दी डाइट होना चाहिए। फाइबर की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, फैट और कार्ब्स की मात्रा जितनी कम होगी, उतना डाइट में हेल्दी रहेगा। प्रॉब्लम है कि हमारे डाइट में कार्ब्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, फैट की मात्रा आज जो मैंने खाया है वो तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये थोड़ा हमें अवॉइड करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ यहाँ पे जो एक कल्चर है, इवन गुजरात में भी कल्चर है, ऐसा नहीं है कि बात है, सब जगह एक इंडियन कल्चर जो बना हुआ है फूड को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि ये हमें हेट कर रहा है। तो इसको समझ बदल सकते हैं। पहले तो हमारे बाप दादा भी घी खाते थे, सब कुछ करते थे, तो उतना चलते थे, उतना फिजिकली एक्टिव थे, ना उनके पास कार थी, ना उनके पास लिफ्ट थे, ना उनके पास AC थे, ना TV था, ना मोबाइल था। आज एक बात चल रही थी कि मोबाइल से कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं होता। मैं तो मोबाइल को खुद एक लाइफस्टाइल डिजीज़ मानता हूँ कि जिस तरह ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उस तरह से मोबाइल पे एक रोग है। मोबाइल की वजह से लोगों को नींद नहीं आती, रात को 2-2 बजे सोते हैं, उसके चलते आप बैठे हुए रहते हो, लाइफस्टाइल हो जाती है, आपका दिमाग कॉन्स्टेंट एक्साइटेड रहता है, आपका जो डोपामिन लेवल इतना हाई रहता है कि मतलब आपको एग्जॉशन लगता है, कॉर्टिसोल लेवल आपके दे हिट द रूफ। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इस वजह से भी हो रही है। तो जब आप इन सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स को कंट्रोल करोगे, हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो ब्लॉकेज का बनना कम रहेगा और कैल्शियम कम रहेगा। जो बन गया ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नया ना हो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर ये जो कैल्शियम के टेस्ट है ये ब्लड के रूटीन इन्वेस्टिगेशन से फाइंड आउट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैल्शियम है, वही समझा रहा हूँ, खाने पीने से नहीं होता है। ये ब्लॉकेज में ऑटोमेटिकली बॉडी बनाता है उसको। जी सर। यदि कैल्शियम हाई है तो होगा, ऐसा नहीं इसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशन कौन सा सर? है। ये कैल्शियम स्कोर एक CT से आता है। अच्छा CT। सर एंजियोग्राफी और
सिटी एंजियोग्राफी क्या करते हैं और क्यों करते हैं? मैं वही समझा रहा था। सिटी एंजियोग्राफी जो होती है सीटी स्कैन के थ्रू की जाती है, ओपीडी बेसिस पे होता है वो। और उन लोगों में कहते हैं कि जिसमें हम एक्टिव रोग नहीं सोच रहे हैं, कि जिसको सिर्फ हेल्थ चेकअप करवाना है उसमें हम सिटी एंजियोग्राफी करवाते हैं। जिन लोगों में रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ निकलेगा, उनमें सिटी एंजियोग्राफी नहीं होती, तो रेगुलर एंजियोग्राफी होती है। उसमें एडमिट होना पड़ता है और उसमें हम हाथ की नस पकड़ के हार्ट के अंदर जाके डाई इंजेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कितने ब्लॉकेजेस का क्या करना है। तो डिसीजन मेकिंग जहाँ पे है, डायग्नोसिस जहाँ पे, उसके लिए रूटीन एंजियोग्राफी, जैसे हेल्थ चेकअप है उसे पता लगाना है तो सिटी एंजियोग्राफी। कई बार डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि लेफ्ट हैंड में पेन या जोड़ों में पेन में भी उसको भी हार्ट अटैक से हो सकता है। तो काफ़ी सिम्टम्स हैं आपका, लेफ्ट हैंड पेन है, चेस्ट में पेन होना, जबड़े में पेन होना, चलने पे, खाने के बाद पेन होना, ये सारे साइंस है कि जो हार्ट अटैक होने की निशानी हो सकती है। अगर आपको कोई चीज़ रूटीन से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है और आपको डाउट जा रहा है तो जाके ईसीजी करवा दो। देख जो 150 से 200 का खर्चा होगा वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ इट इज़ बॉदरिंग यू गेट इट चेक्ड। वैसे मैंने एक चीज़ देखी, नोटिस किया मैंने मेरी पूरी लाइफ में, सब डॉक्टर कहते हैं कि वाइन, दारू और सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मैक्सिमम डॉक्टरों को देखा है ड्रिंक करते हो, सिगरेट पीते। ये क्या रीजन है? आपका एक्सपीरियंस पता नहीं, मैं गुजरात में तो एक्चुअली ये कल्चर नहीं है। गुजरात में बिल्कुल नहीं, बाहर स्मोकिंग भी नहीं करते। हमारे यहाँ डॉक्टर्स के एटलीस्ट हमारे यहाँ पे तो इतना अवेयरनेस है कि ना अल्कोहल ना स्मोकिंग। ज़्यादा की बात करूँ तो मैं नहीं समझता कि कोई दिनेश को कुछ पता नहीं। हमारे यहाँ तो नो स्मोकिंग, नो टोबैको। गुजरात का तो मैं नहीं करता, मैं तो जोधपुर की बात करता हूँ। मैं तो जोधपुर के काफ़ी डॉक्टरों को देखता हूँ। कल्चरल इशू, कल्चर जो बचपन से जिन्होंने लोग देखा हुआ है और जो एक बैकग्राउंड कल्चर उनका है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। आप किस स्टेटस से आ रहे हो, किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, किस कल्चर से आ रहे हो। शराब पीने वाला शराब अच्छी चीज़ तो नहीं बोल सकता, बिल्कुल सिंपल प्रोटोकॉल है। बिल्कुल। शराब अगर आज में पिलर में बिल्कुल नीचे मिल गई तो ये भी तो उसको प्रिफर तो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, तो सर ये सीधी बात है। कुछ कल्चर ऐसे हैं कि पंजाबीज हैं, सिंधीज हैं, नॉर्थ में काफ़ी ऐसे कम्युनिटीज हैं जहाँ पे बहुत कॉमन है, नहीं पीना तो मतलब खराब माना जाता है। तो ये कल्चरल इशूज है सारा, इसको कहीं ना कहीं अपने को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एज अ सोसाइटी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट डन, और आपको कहीं ना कहीं इसको एक रोक लगानी पड़ेगी। यू आर राइट, मतलब अगर डॉक्टर्स कर रहे हैं तो गलत बात नहीं होना चाहिए। एंजियोग्राफी कब करनी चाहिए? नॉर्मली कोई सिम्टम ऐसा है जिसके अंदर एंजियोग्राफी करना तो चाहिए? मैं वही समझा, अगर आपको एफ एंजाइना हो रहा है, रेस्ट पेन हो रहा है, ECG, इको, ट्रेडमिल्स, कैल्शियम स्कोर, CT कोरोनरी, इस सब में गड़बड़ है तो डेफिनेटली एंजियोग्राफी करनी चाहिए। और इसकी एंजियोप्लास्टी एज मतलब टाइम कितनी है? समझा नहीं मैं। करने में कितना समय लगता है? एंजियोप्लास्ट कराने के बाद उस आदमी की एज कितनी, करीबन कितना दिन चल सकता है? वो तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल करके उस जन्म पत्र दिखानी पड़ेगी। लाइफ तो हमारे यहाँ पे नहीं होती, हमसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कर सकते हैं। स्टेंट की जो आयुष है, स्टेंट की जो एज है, मेटल है, उसकी कोई एज नहीं होती। ऐसे नहीं, उसने करा दी एक बार एंजियोप्लास्ट, उसके बाद 10 साल बाद वो वापस डॉक्टर के पास गया तो वापस डॉक्टर ने कहा यही सजेस्ट। क्योंकि ब्लॉकेज सिर्फ स्टेंट एक ही जगह ब्लॉकेज नहीं आता ना, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। मैंने वही समझाया, आप कितना अच्छा, आपके पास गाड़ी है, आपने मर्सिडीज़ ली, और मर्सिडीज़ का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो 3 साल में तो चेंज करना ही पड़ेगा ना आपको। अगर आप मारुति अगर आपके पास अगर वैसा अच्छा ध्यान रखोगे तो 15-15 साल मारुति चलती है, नहीं चलती। तो आप कितना ख्याल रखते हो ना, वो इम्पोर्टेंट है। स्टेंट लगाना, बाईपास करना, वाल चेंज करना इज़ नॉट ए सोल्यूशन, वो खाली उस ब्लॉकेज का सोल्यूशन है, उस रोग का सोल्यूशन नहीं है। रोग को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा हमें, नहीं करोगे तो तुम्हारा ब्लॉकेज आने ही वाला है, मान के चलो। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ये सिम्टम्स है तो वो सजेस्ट करेगा आपको। स्टेंट परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, क्लॉट्स के लिए जो दवाई लेना है 15-20 दिन 30 सालों से, वो जो एस्पिरिन टाइप गोली जो देते हैं वो हार्ट के लिए भी बेनिफिट है कि वो ब्लड पता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में एस्पिरिन का रोल डाउटफुल है। अगर कोई आपके पास रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो उसमें एस्पिरिन का रोल डाउटफुल है। पर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, जैसे ब्लीडिंग नहीं हो रहा, हीमोग्लोबिन मेंटेन हो रहा है, गैस्ट्राइटिस नहीं रहता, तो आप लो डोज एस्पिरिन ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है उसमें। तो ये थे हमारे कार्डिक जगत के हस्ताक्षर सुनील जी धानी साहब, जिन्होंने सारे उनको बात बताई, सिम्टम से लेके अलर्ट रहने से लेके
बॉडी की जब भी रिएक्ट करती है तो अलर्ट होने के लिए, और इवन दो अगर कहीं कुछ हो जाता है तो चाहे एंजियोप्लास्टी हो, चाहे आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हो, चाहे बाईपास हो, चाहे वॉल रिप्लेसमेंट हो, आखिर लुक आफ्टर तो आपको रेगुलर करना ही पड़ेगा। ये सब बातें निश्चित रूप से हमें बहुत ही लाभान्वित करेगी, और जो जो जिस जिस स्थिति में है अपना पूरा ख्याल रखेंगे, अपने दिल का ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे। अभी 2025 की रिपोर्ट है, बहुत ताजुब हुआ आपको, तो 25 लाख इंडियंस जो हैं इस बीमारी से ग्रसित हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स। और सबसे बड़ा डरावना आंकड़ा, हर 4 मिनट में इससे एक डेथ हो रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। अल्जाइमर और डेमेंशिया, इससे 80 लाख लोग पीड़ित हैं। अल्जाइमर भूलने की जो बीमारी है, और अगले 25 वर्षों में बताते हैं कि ये संख्या 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। माइग्रेन से भी 15 करोड़ इंडियंस सफर कर रहे हैं, और देश में अभी जो मिर्गी के भी करीब 1.25 करोड़ मरीज हैं। पार्किंसन और डायबिटीज, न्यूरोपैथी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी अपन सारी समझेंगे कि भी न्यूरो में ये क्या चीजें होती है जो हम अनभिज्ञ हैं। कार्डिक में तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये चीज होती है, वो होती है, वो होता है, लेकिन न्यूरो में हमें कभी पता नहीं चलता क्या होता है। तो आज हम दिनेश जी सैनी साहब जो हमारे बीच में विशेषज्ञ उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, ये न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स जो ये कई बार लोग सुनकर घबरा जाते हैं, और ऐसे में क्या लगता है उसको, उनको घबराना वो लाजमी है, या न्यूरो डिसऑर्डर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और क्या सिम्टम्स होते हैं जिसको न्यूरोलॉजी में गंभीरता से लिया जाना चाहिए? न्यूरोलॉजी एक बड़ा शब्द है, हमें इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, समझते हैं ब्रेन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, या हमारे स्पाइन से रिलेटेड। बड़े बड़े लक्षण जो बताते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि तेज अचानक से सर दर्द होना, चक्कर आना, आँख से दिखने में तकलीफ होना, मुंह टेढ़ा होना, या हाथ पैरों में सूनापन या झंझनाहट होना, जो लगता है कि अचानक से आज ही हो गया। वेट करते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, नहीं जाना है, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। नर्व्स की प्रॉब्लम है, पुराने डायबिटीज पेशेंट्स हैं, कोविड के बाद जो लोग दूसरे डिजीजेस के लिए दवाई लेते हैं, अस्थमा के लिए या किसी और के लिए, वो पैरों में तलों में बोलते हैं सूनापन, झंझनाहट, वो नर्व्स की प्रॉब्लम बताते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स में पेशेंट बोलते हैं कि सियाटिका जैसा पेन हो रहा है, बैठते हैं तकलीफ बढ़ जाती है, चलते और बढ़ जाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स को बताते हैं। पर ये एक सिर्फ इशारा जैसा होता है। एक्चुअल में एक न्यूरोलॉजिस्ट ही चेक करके बता सकता है कि ये इमीडिएटली एक्शन लेने जैसा है या ये कुछ छोटे कारण से भी हो सकता है। जैसे चक्कर आना स्ट्रोक का लक्षण भी हो सकता है, चक्कर आना शुगर कम होने का लक्षण भी हो सकता है, चक्कर आना हार्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, या कई बार कान में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो एक सिंपल, इसलिए ये आज हमारे जनरल टॉक है, बाकी नॉर्मल सारे फैमिली फिजिशियंस से हमेशा टॉक करके बताते हैं कि कौन से लक्षण जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकली रिलेटेड है, कौन से चक्कर जो है वो न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड है। आप और हम बात कर रहे हैं, अचानक से यहाँ पे कोई बैठे, वो बोलते हैं कि उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो बोलते हैं कि मुझे अचानक से चक्कर आ रहे हैं, हमने उनका बीपी देखा, वो नॉर्मल है, कान की कोई तकलीफ भी नहीं है उनको, और कोई डायबिटीज नहीं है, पुरानी कोई दवाई भी नहीं चलती। तो ये चक्कर न्यूरोलॉजिकल हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण से जो बताते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज रिलेटेड लक्षण हो सकते हैं। बहुत ही आपने ये बेसिक जानकारी दी कि भी इस तरह से अगर कुछ चक्कर का मामला हो तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी स्ट्रेस की भी मैं कार्डिक में भी बात कर रहा था,
तो क्या न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर के लिए भी स्ट्रेस कुछ मायने रखता है? हम लोगों का ब्रेन जो काम करता है, कुदरत ने उसे एक अलग तरीके से प्रोग्राम किया है। जो ज़्यादातर हमारे डे टू डे एक्टिविटी होती है, जिसमें भूख लगना, सोना, यूरिन का कंट्रोल, ये सब ब्रेन में कुछ प्रीफिक्स प्रोग्रामिंग होती है जो केमिकल के थ्रू रन होती है। कि सुबह 6 बजेंगे, सनलाइट आएगी, कुछ केमिकल ऑफ हो जाएंगे, कुछ एक्टिव होंगे, हमारी नींद खुल जाएगी। सन डाउन होगा, अंधेरा होगा, कुछ केमिकल एक्टिव होंगे, कुछ ऑफ होंगे और हम सो जाएंगे। कुछ केमिकल एक्टिव होंगे तब हमें भूख लगेगी, कुछ केमिकल एक्टिव होंगे तब हमें लगेगा कि अभी हमने खाना खा लिया। अब ये सारे जो लक्षण हैं बताते हैं कि अभी सब कुदरत ने ठीक कर रखा है। अब स्ट्रेस जो है इन सारे केमिकल्स को डिस्टर्ब कर देता है। तो एक मोबाइल, थानवी सर भी बात कर रहे हैं, जैन साहब भी बात कर रहे हैं, तो मोबाइल में ब्लू रेज निकलती है। और वो ब्लू रेज अगर हम रात को 9 बजे 10 बजे इंस्टा उसको देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वो जो हमारा नेचुरल स्लीप केमिकल जिसको मेलेटोनिन बोलते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देता है। अभी वो एक बार डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, फिर धीरे धीरे हम उस स्टेज में आ जाते हैं जब हमें कुदरती नींद नहीं आती। नया शब्द है एज ए जनरल, अगर हम बात करें पब्लिक की, इसके केसेस बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण पेस्टिसाइड्स है। सो ऐसा स्टडीज़ हुआ कि कुछ एरिया में जो लोग गोल्फ कोर्स में काम करते थे, वर्कर्स जो केयर टेकर होते थे गोल्फ कोर्स के, उसमें काफ़ी लोगों को पार्किंसंस हुआ। उसके बाद नंबर ऑफ केसेस जो स्टडीज़ हुए, तो काफ़ी केसेस रूरल एरिया से आए। तो सिटीज़ में तो बोलते हैं ठीक है पॉल्यूशन है और खान पान अच्छा नहीं है, सोना पीना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है। पर पार्किंसंस केस में ऐसा नहीं था। तो स्टडीज़ में फर्दर उसमें गए तो जेनेटिकली कुछ चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स की वजह से और दूसरे पॉल्यूशंस की वजह से ये डिजीज़ डेवलप होती है। इस डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है, हम लोग की जो स्पीड होती है बोलने की, चलने की और मूवमेंट कंट्रोल की, वो स्लो हो जाती है। जैसे हमारी गाड़ी के अंदर 2 चीज़ होती है, इंजन होता है, दूसरा गेयर बॉक्स होता है। तो गेयर बॉक्स डिसाइड करता है कि हम लोग क्या स्पीड में रहेंगे। तो पार्किंसन डिजीज़ में हमारा गेयर बॉक्स, ब्रेन का वो हिस्सा जो मूवमेंट्स स्पीड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है, वो काम नहीं करता। तो जो पेशेंट्स होते हैं काफ़ी स्लो हो जाते हैं, स्लो धीमे चलते हैं, धीमे बोलते हैं, आवाज़ ही नहीं निकल पाती अच्छे से, पूरे से आवाज़ ही निकल पाती और उनका कंट्रोल इतना लूज हो जाता है कि उनके हाथ पैर वाइब्रेट करते हैं। जब वो रेस्ट में है तब उनके हाथ पैर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इसको पार्किंसंस बोलते हैं। इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम खुशकिस्मत है कि उसकी काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट, मेडिसिन, इंजेक्शन, सर्जरीज अवेलेबल है। बट ये अवॉइडेबल डिजीज़ है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं विद गुड फिजिकल एक्टिविटी, गुड अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं, डांस में, स्पोर्ट में, किसी में एक्टिव है और हम पेस्टिसाइड और दूसरे पोल्यूशन से दूर रहें, तो इसके चांसेस कम रहते हैं। जी, ये ब्रेन स्ट्रोक जो जिस तरह से कोविड के बाद में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसमें एक बार जो नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है, क्या वो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है या उस डैमेज का इलाज संभव है या क्या वो बाद में पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भूमिका में एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि हमें स्ट्रोक से बचना है। बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बचाव 2 लेवल पे हो सकता है। एक जो सारा डिस्कशन अभी काफ़ी टाइम से चल रहा था थानवी सर का और जैन साहब का, तो बचना है। बचने के सारे उपाय से हमारा खान पान, हमारा टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस अवॉइड करना, वो सब चीज़ें हमें स्ट्रोक से भी बचाएगी। सेकेंड स्टेज होता है लक्षण पहचानना, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो उसमें याद रखने के लिए सिंपल एक तरीका होता है बी फास्ट। बी फॉर बैलेंस, E फॉर आइज, A फॉर फेस, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच, T फॉर टाइम। अगर इसमें से कुछ भी, कोई बोलता है मेरे आर्म में, मेरे हाथ में सूनापन आ रहा है, मैं चीज़ नहीं पकड़ पा रहा, ग्रिप गिर गई है, कोई बोलता है मुझे आँख में देखने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बोलता है कि मैं बोल रहा था पर बोलते बोलते मैं अटक गया और मैं पिछले 20 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ पर मैं वो शब्द नहीं बोल पा रहा, हालांकि बाकी सब चीज़ें मेरी ठीक है।
या मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा बैलेंस आ रहा है। बी फास्ट में इसीलिए इसको सिंपल रखा गया बी फास्ट। हमें 4.5 आवर में ऐसी हॉस्पिटल पहुँचना है जहाँ पर मिनिमम सिटी स्कैन या MRI होता है। एक सिंपल इंजेक्शन जिसकी मार्केट कॉस्ट 25,000 है, वो इंजेक्शन हमें CT स्कैन करके तुरंत लगा देना है। ठीक है, आपकी सिटी में अच्छे सेंटर्स हैं, MDM में अवेलेबल है, एम्स में अवेलेबल है, गोयल हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और जो भी नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जहाँ प्रोएक्टिव फिजिशियन है वो स्कैन करके लगा देते हैं। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसी हॉस्पिटल पहुँचना है जहाँ पे स्कैन होता है, और दूसरा वहाँ पे फिजिशियन है। अगर हम ऐसी हॉस्पिटल पहुँच गए जहाँ CT स्कैन ही नहीं है, उन्होंने आपको लिखा कि भाई आप CT स्कैन कराइए और आप जालोरी गेट जाइए, CT स्कैन कराइए, जालोरी गेट स्कैन कराने गए और 2 घंटे उसने बिठाया, 2 घंटे बाद स्कैन हुआ, 4 घंटे बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म हुआ, तो जब तक हाथ में रिपोर्ट आई तो ऑलरेडी 7 घंटे हो गए, तो जो ट्रीटमेंट टाइम है वो चला गया। तो ये सेकेंड लेवल का होता है। ये अवेयरनेस मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जैसे हमें पता है कि हार्ट टूटने पर हार्ट की पंपिंग करनी चाहिए, ठीक है, फूंक मार के उसको सांस देना चाहिए, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रोक जो है वहीं तक हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। एक बार 4.5 आवर चला गया, उसके बाद जो स्ट्रोक्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द स्ट्रोक्स डिसेबिलिटी स्ट्रोक होते हैं। डिसेबिलिटी स्ट्रोक्स वो होते हैं, सपोज मैं राइट हैंडेड हूँ और मुझे राइट साइड में स्ट्रोक हो गया, मैं फ्यूचर में लिख नहीं पाऊँगा वो हाथ से। अगर मैं कुछ स्किल वर्कर हूँ तो मैं वो हाथ से, मैं कुछ कारीगर हूँ तो वो काम नहीं कर पाऊँगा। सो स्ट्रोक उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, उसकी पूरी फैमिली को प्रभावित कर देता है, क्योंकि उसका रोजगार अगर उस हाथ पे डिपेंड है तो वो चला जाता है। कोई सिंगर है और उसको बोलने वाले एरिया में स्ट्रोक हो गया तो उसकी वॉइस चली गई। इसलिए हमेशा बी फास्ट और 4.5 आवर का रखना है। उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें हैं जो ट्रीटमेंट वाइज हम लोग पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स ठीक भी होते हैं, जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी होती है, ब्रेन में भी उस तरह से एंजियोप्लास्टी होती है, और स्ट्रोक के कारण हम लोग ढूंढ सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो कई बार हमें काफ़ी हमारे कलीग्स होते हैं गाँव से बोलते हैं कि सर वो स्कैन भेजा था, उसमें एक ऐसा आपका छोटा सा क्लॉट लिखा था और हमने ये दवाई चालू कर दी और पेशेंट अच्छा हो गया। तो हम क्या एडवाइस करते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि गो फॉर द रीज़न, उस स्ट्रोक का कारण क्या है वो सर्च करना है। स्ट्रोक का कारण हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, वहाँ से क्लॉट आ सकता है, गले की नली से क्लॉट आ सकता है, ये कुदरती ब्लड ज़्यादा होता है हमारा कई बार किसी वजह से, तो भी क्लॉट हो सकता है। तो ये कारण जानना जरूरी है। तो हमेशा एस्प्रिन और एटोरोस्टेटिन शुरू करना, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं होता, वो उसका एक पड़ाव है, वो उसका फुल ट्रीटमेंट नहीं है। जी, तो ये ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज ये दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग है, या इसमें से खतरनाक कौन सा ज़्यादा है? तत्कालिक उपचार क्या होना चाहिए ब्रेन हेमरेज की स्थिति में, और क्या इसका कोई इलाज या सर्जरी भी पॉसिबल है? 85% केसेस में क्लॉट्स होते हैं, 15% केसेस में हेमरेज होते हैं। हेमरेज में जो नली है ब्लड लेके जा रही है फट जाती है, क्लॉट के अंदर वो ब्लॉक हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल या दूसरे कारण से। अगर हेमरेजेस है उसका मेन कारण हमारे एरिया में जो होता है वो मतलब आउट ऑफ 9 केसेस में ब्लड प्रेशर है। 1 या 2 केसेस में दूसरे कारण भी हो सकते हैं, और तात्कालिक रीजंस में हमें इमीडिएटली CT स्कैन और जो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल करे, ब्रेन में सूजन करे, ऐसी मेडिसिन हमें शुरू करनी है। तो अगेन जो क्लॉट वाले केसेस में होता है, हमें ऐसे सेंटर पहुंचना है जहाँ पर मिनिमम CT स्कैन हो जो हमें बता सके कि ये हेमरेज है और ये क्लॉट है, और तुरंत सूजन कम करने की दवाई शुरू हो। सूजन कम करने की दवाई अगर हम 24 आवर्स में शुरू कर देते हैं तो हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनको 95%, 98% रिकवरी आ जाती है टाइमली अगर दवाई शुरू हो। लगने से क्या होता है सर? ये तो दवाई से ठीक हो जाता होगा, या इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जैसी हो? जब भी सर में चोट हो तो उनको हम लोग TBI, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं। उसमें 3 ग्रेड हम लोग करते हैं। ये बहुत सिंपल है, हम लोग उसको रेगुलर समझ सकते हैं। अगर पेशेंट को 30 सेकंड से ज़्यादा बेहोशी है, पेशेंट को अगर वॉमिट होती है नाक से, कान से, कहीं से उसको अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये समझना है कि ये 2nd या 3rd का होगा। जो 3rd वाले होते हैं, 3rd ग्रेड ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के होते हैं, उनकी बेहोशी का समय और भी लंबा रहता है। जो इमीडिएटली 30 सेकंड के अंदर हो गए या उनको खाली जस्ट चक्कर आके रह गए, हम समझ सकते हैं कि वो कोई सीरियस मैटर नहीं है। पर अगर लंबा कॉन्शियसनेस नहीं रहता है पेशेंट को, या बार बार उसको वॉमिट हो रही है, या उसको बीच में चक्कर कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो वो पेशेंट को CT स्कैन करके हमें देखना चाहिए।
अभी ये जैसे जितने भी कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अटैक हुए या ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कई लोगों की भ्रांति है कि ये कोविड के बाद में जो वैक्सीन लगी है उससे ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस बारे में कोई जानकारी हो? हाँ, इसमें जो कोविड है, कोविड के वैक्सीन है, जो मैं कोविड का रियल टाइम आपको कुछ केसेस का बताता हूँ। कोविड में बहुत सारे स्ट्रोक केसेस देखे थे। तो इनिशियली बिफोर कोविड, जब कोविड डिक्लेयर हुआ था उसके पहले आईसीयू में हमें रेगुलर कॉल आ रहे थे कि पेशेंट को निमोनिया हो गया, स्ट्रोक हो गया। तो इन मंथ ऑफ जनवरी तो हम लोग भी नहीं समझ पाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि निमोनिया और क्लॉट मतलब इमीडिएटली मार्च में उस समय डिक्लेयर हुआ कि कोविड हुआ है। बट कोविड में हमने देखा कि कोविड में ब्लड काफ़ी थिक हो जाता था। तो कोविड के ट्रीटमेंट में वो लोग बोलते थे हिपेरिन देना है, ठीक है, तो काफ़ी पेशेंट्स हिपेरिन लेते भी थे। अब प्रॉब्लम हुआ वैक्सीनेशन के बाद, जो जैन साहब का क्वेश्चन है, तो जब वैक्सीनेशन की गाइडलाइन आई तो उस समय तक बहुत सारे रीजंस फेस जो फर्स्ट था उसमें क्लियर ही नहीं था एक्चुअल में क्या कर रहा है। तो सेकंड फेज में तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो फर्स्ट फेज में ये क्लियर हो गया, तो इमीडिएटली जो भी वैक्सीन था, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते थे, सर आप लिख दो, हम लोग हमारे रिलेटिव दुबई में वहाँ जाके लगवा लेंगे। और बहुत सारे, तो जिन लोगों ने भी फीवर के अंदर कोविड, एक्टिव कोविड उनको इन्फेक्शन था और उन्होंने वैक्सीन ली है, उनमें काफ़ी में प्रॉब्लम्स हुई। ये रियल टाइम में हमने उस समय फेंका। अभी उसके बाद जो केसेस हैं जो हमने देखे हैं जिनको एक्चुअल में कोविड हो गया था, काफ़ी केसेस हैं जिनका ब्लड ठीक है और काफ़ी पेशेंट्स को प्रॉब्लम रेगुलर हुई है। और ये यूएस में उन्होंने डॉक्यूमेंट भी किया है इस बात को कि कोविड वैक्सीन और कोविड इटसेल्फ कैन कॉज स्ट्रोक। सो उसमें टेक होम मैसेज ये था कि जो कोविड है, मतलब इनिशियली फेज फर्स्ट में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। फेज सेकंड फेज में हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि हमें सीआरपी को मॉनिटर करना है, कि हमें उसका फेरेटिन मॉनिटर करना है, हमें उसका पीटीआईएनआर मॉनिटर करना है, और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो वो अभी स्टैंडर्ड केयर ऑफ प्रैक्टिस में आ गया। जी सर, अभी एक आम जो तकलीफ लोगों को है वो कमर दर्द की, साइटिका की और वर्टिगो की। मैं तीनों इसलिए कमेंट साथ करूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूटीन में इन सब चीज़ों से ग्रसित है। तो क्या ये भी कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या इसका कोई ट्रीटमेंट संभव है, या इसके लिए क्या टेस्ट कराना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए? सर्वाइकल और लो बैक पेन या सियाटिका जो है वो बेसिकली ये बताता है कि जो हम लोग बचपन से बहुत कम एक्सरसाइज करते थे, हमने कभी हमारी मसल्स की नेक मसल्स को स्ट्रोक किया ही नहीं। और आफ्टर एज ऑफ 40 या अभी हम लोग बोल सकते हैं कि 35 भी, जो हमारा मसल बल्क जिसको बोलते हैं, हमारा प्रोटीन जो बल्क है वो कम लूज होता है। तो फिर जो हमारे स्पाइन है वो एक स्टोन ब्लॉक के जैसे 1-1-1-1, अब उनको पोजीशन में जो रखने का काम है वो बिल्डिंग के अंदर आरसीसी करता है, हमारी बॉडी में मसल्स करते हैं। वो जब मसल्स वीक होते हैं तो हमारे बोन्स आगे पीछे हो जाते हैं, और वहाँ वो जब आगे पीछे होते हैं तो वो हमारी नर्व्स को किसी को टच करते हैं या कमर कंप्रेस कर देते हैं। जिस एरिया की नर्व टच कंप्रेस होती है वहाँ के सिम्टम्स आते हैं। तो प्रिवेंशन में ये है कि हमें एक्सरसाइज को प्रमोट करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए, हमारी डाइट में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो ड्राई एरिया होता है, तो वहाँ पे जो डिस्क होती है हमारी, दो कमर की हड्डी के बीच में गद्दी होती है, वो बहुत जल्दी बहुत कम एज में वो ड्राई हो जाती है। तो जब वो ड्राई है और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं तो उसके कंप्रेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अच्छा इंटेक, प्रोटीन इंटेक, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत अच्छा। अगर किसी को सिम्टम्स डेवलप भी हो जाते हैं तो अर्ली स्टेज में फिजियोथेरेपी बहुत ही हेल्पफुल होती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10 में से 8 केस अच्छी फिजियो से करेक्ट हो जाते हैं, अगर वो नेग्लिजेंस में नहीं जाए। नेग्लिजेंस किसको बोलते हैं? जैसे पेशेंट बोलता है कि सर वो 4 साल पहले कुछ कमर में दर्द हुआ था तो मैंने रेस्ट किया, डॉक्टर ने बोला अभी अच्छा हो गया है, अभी ना मुझे वापस से वो दर्द हुआ। तो 4 साल पहले हुआ और आज आए, इसके बीच में हमने कितना एक्सरसाइज किया, हमने हमारी मसल्स के लिए क्या किया, तो उसको समझता हूँ वो एक नेग्लिजेंस है। अगर हमें पता चल गया कि हमारे बैक में प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ इशू चल रहा है, तो हमें बैक के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती है, इतनी सिंपल होती है कि आप लोग घर पे भी उसको प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड पार्ट वर्टिगो को ब्रॉडली आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, न्यूरोलॉजिकली, नॉन न्यूरोलॉजिकली। नॉन न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में ब्लड प्रेशर हो सकता है,
शुगर्स के इशू होते हैं, शुगर्स काफ़ी हाई है या लो है तो भी हमें वर्टिगो होता है। और दूसरे कई बार कान रिलेटेड इश्यूज भी काफ़ी कॉमन है, क्योंकि ईयरफोन का आजकल ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है, लाउड म्यूज़िक का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है, तो वो सब रीजन से भी वर्टिगो हो सकता है। तो मिनिमम अगर हमें लगता है कि वर्टिगो चल रहा है, 1 दिन 2 दिन हो गए अभी ठीक नहीं लग रहा है, तो बजाय इसके कुछ और उपाय करें, एक फिजिशियंस को हमें मेल देना चाहिए, वो चेक करके आपको बता सकता है कि ये न्यूरोलॉजिकल है कि नॉन न्यूरोलॉजिकल। बहुत सटीक जानकारी। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, जो हम सब लोग यूज़फुल करते रहते हैं कि कंप्यूटर मोबाइल पे अधिक स्क्रीन टाइम और इनएक्टिव लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड, इसका भी कोई रोल न्यूरो डिसऑर्डर में रहता है? जी, मतलब अब सब लोग हैं, काफ़ी मेरे से सीनियर्स भी होंगे, तो सब लोग हम देखते थे कि पहले के ज़माने में ना टेस्ट मैच आता था, तो जो मेरे मामा थे, मैटरनल अंकल थे, वो 5 दिन बैठ के टेस्ट देखते थे, 5 दिन बॉल टू बॉल देखते थे, एंड उनको बड़ा मज़ा नहीं आता था। ठीक है, फिर हमारी जनरेशन आई, वो 50 ईयर देखते थे, अभी आगे बोले कि 20 ईयर्स से, अभी 10 का भी चल रहा है, 10 भी चल रहा है। तो जो अटेंशन स्पान है, मतलब एज ए पूरा सोसाइटी सबका, हम लोग का अटेंशन स्पान काफ़ी कम होता जा रहा है, और उसके पीछे ये सारा जो गैजेट्स है और क्विक सर्विसेज है, इनका बड़ा रोल है। सो ओवरऑल जो हमारा लेवल ऑफ पेशेंस है अभी कम होता जा रहा है, अभी हम इजीली वेट नहीं कर सकते, इजीली बोर्ड हो जाते हैं, तो इसमें हमारा स्क्रीन टाइम का बड़ा रोल है। पहले के ज़माने में लोग बुक्स पढ़ते थे, एक बुक को लेते थे, एक आराम से महीना 2 महीना और पढ़ लेते थे। अभी आप बुक दे दो किसी बच्चे को, बोला इसका यूट्यूब पे कौन सा चैनल में इसका समरी है वो मेरे को सुनना है, मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ। तो वहाँ वो सब वजह से हमारा ब्रेन जो है अभी उतना पावरफुल नहीं रहा है, मतलब जो थिंकिंग है, डीप थिंकिंग जो आदमी कर सकता है, वो ओवर द टाइम्स कम हो रही है। और लाइफ स्टाइल चेंजेस में जहाँ पे वो एडिक्शन की बात ऑलरेडी हमने डिस्कस करी है, वो किसी भी फॉर्म में अलाउ नहीं है। उसमें बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैं देता हूँ सब पेशेंट को, काफ़ी पेशेंट होते हैं, आज भी 1-2 थे, काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर थोड़ा सा तो बोलते हैं वो जो, और ये बात थाने सर ने बहुत क्लियर बोला, वी डू नॉट ड्रिंक, वी डू नॉट स्मोक, वी डू नॉट चीट, मोस्ट ऑफ कोई अपवाद होगा जो गुजरात में करते हैं, अदरवाइज। तो अगर पेशेंट मुझे पूछ रहा है कि सर मैं खाई में गिरना चाहता हूँ, है ना, वो खाई सर 50 मीटर की है तो चलेगा ना, वो आप तो बोल रहे थे कि खाई में गिरना अच्छा नहीं है, पर वो तो खाई 60 मीटर की थी, मतलब खाई तो खाई है, आप 50 में गिरोगे 60 में गिरोगे, तो इतना या उतना कितना भी अलग नहीं है। ठीक है, और टोबैको की बात ऑलरेडी हो गई है, और कहीं जो हम लोग के जो बड़े जो लाइफस्टाइल यूज़ करते थे, है ना, आज नहीं तो कुछ ईयर्स में वापस हम ग्रेजुअली उस तरफ, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, भी आजकल सेल्फ फार्मिंग का बड़ा ट्रेंड हो गया कि रूफ टॉप पे लोग सब्जियां उगा रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे फार्मर्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो डिजीज़ है, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हम लोगों ने इकट्ठी करी है। तो जैन साहब अगर ऐसे ही अवेयरनेस और प्रयास करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम निकट भविष्य में कुछ ऐसे स्टेज पे पहुँचे कि हम चीज़ें अपनी बदलें। जी, अब आप में से किसी का कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आमंत्रित हो। सर 2 बातें पूछना चाहूँगा, एक तो क्रैम्प्स आना बड़ी है, क्या ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और दूसरा स्ट्रोक्स जनरली रात को ही क्यों है? इन जनरल देखने में आता है आदमी सो रहा है, उठने के लिए बाथरूम गया, बाथरूम में जाके देखे और पेशेंट पता लगेगा स्ट्रोक, इनसे बचने के लिए। क्रैम्प अगर कंटिन्यूस है, बचपन से ही आ रहा है, उसके बाद भी आ रहे हैं, ज़्यादातर वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज से रिलेटेड नहीं होते। पर अगर क्रैम्प्स अभी अचानक से नए क्रैम्प शुरू होने, एक ही पार्ट में क्रैम्प आ रहे हैं, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज से हो सकते हैं। वो बताते हैं कि जो हमारे नर्व्स हैं वो कहीं न कहीं परेशान है। दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रोक। अच्छा, स्ट्रोक में हमेशा हमें पहले कुदरत ने एक प्रोटेक्शन दिया, वो हमेशा वार्निंग देता है हमें
मतलब स्ट्रोक बोलने के लिए एक स्ट्रोक का वर्ड मतलब लिटरली डेफिनेशन होता है समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक हो गया। पर हमेशा वार्निंग साइंस होते हैं जो मोस्ट ऑफ पेशेंट्स में होते हैं, जैसे कि चक्कर आ जाना, सूनापन लगना, ये पहले से ही होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में होता है। जैसे मैं लास्ट जो केस हमने एडमिट किया वो दादी थी, उसको दादी वो एक दिन 78 दादी चलते चलते गिर गई, यहाँ चोट लग गई और उसको ऑलरेडी कार्डियक मेडिसिन और सब चल रही थी। अब 78 ठीक है, वो सब लोग फैमिली में बिजी है, वो नज़दीकी डॉक्टर के पास हो गई, डॉक्टर ने बोला अच्छा गिर गए हो, स्टिच लगा देते हैं, आपको ठीक कर देते हैं और ब्लड वगैरह करने की दवाई 2 दिन बंद करो। वो दादी सो गई। अब अगले दिन रात को दादी वापस उठी बाथरूम में, अगेन दादी फंबल करके नीचे गिर गई। अब दादी बोले मैं क्यों उठाऊँ किसी को, अभी ऊपर से बुलाया नहीं करेंगे, वापस सो गई। दोपहर में 2 बजे दादी बोलती मेरा तो हाथ नहीं उठ रहा। तो ज़्यादातर केसेस में वार्निंग्स मिलती है हमें, इसीलिए हम लोग वर्ड बनाते हैं बी फास्ट। तो चाहे छोटा ही सूनापन है, चाहे छोटा ही ग्रिप कमजोर हो रहा है, चाहे छोटा ही चक्कर है, पर स्ट्रोक हो सकता है। डॉक्टर साहब मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि यहाँ पे फीमेल्स बहुत कम है, मगर यूजुअली ये देखने में आता है कि जो माइग्रेन और हाथों में झंझनाहट होना, पैरों में झंझनाहट होना, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इवन दो वो तंबाकू भी यूज़ नहीं करती, एल्कोहल भी यूज़ नहीं करती, उनकी मॉर्निंग दिनचर्या भी है, फिजिकल एक्टिविटी, उसके बाद भी कंटिन्यूसली उनमें ये सिम्टम्स परसिस्ट करते रहते हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न कि फीमेल्स क्यों इसके लिए प्रोन है। दूसरी, जो माइग्रेन है या जिनको ये झंझनाहट की प्रॉब्लम्स है, वो क्योरेबल है या नहीं है, या हाउ लॉन्ग उनको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, कितने टाइम तक वो कंटिन्यू करें, और क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है फीमेल्स के लिए पर्टिकुलरली कि वो इस चीज़ को अवेयर रहें घर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सब हम लोग मेल डोमिनेटेड है और फीमेल्स की भी ये कॉमन प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में भी आपने देखा होगा कि माइग्रेन और ये झंझनाहट की प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से हर घर में फीमेल्स बताती रहती है कि आज सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, मतलब उनके कारण क्या है। तो ये एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा समस्या है, तो थोड़ा उस पर प्रकाश है। जी, माइग्रेन फीमेल्स में रिलेटेड होता है उनके हार्मोनल फ्लक्चुएशन से। तो ज़्यादातर फीमेल्स के माइग्रेन अटैक आते हैं उनके पीरियड्स टाइम में, मेंसेस टाइम में, या फिर कुछ ऐसा होता है जो उनके हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि लंबे ट्रैवल होते हैं, कई बार कुछ डाइट्स होते हैं। तो हम लोग के इंडियन डाइट्स में जितने भी फ्राइड आइटम्स होते हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, जब वो पेट में जाती है तो वो पेट में एक तरह का इन्फ्लामेशन करती है, और वो इन्फ्लामेशन जो होता है अगर हमारी टेंडेंसी है तो वो माइग्रेन कर देता है। तो वो एक होता है। झंझनाहट के विषय में ऐसा है कि झंझनाहट को बहुत ही स्पेसिफाइड टर्म है, मतलब उसको हर पेशेंट अपने हिसाब से बोलता है। कोई बोलता है नीडल चुभ रही है, कोई बोलता है खींच रहा है, कोई बोलता है कि अंदर से काट रहा है, सब काफ़ी डिफरेंट कॉज होते हैं। तो ट्रीटमेंट कब तक देना डिपेंड करता है कि क्या कॉज है। अगर डायबिटीज़ की वजह से है तो उनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। कैल्शियम या आयरन की कमी से होता है तो उनको 1 से 1.5 महीने हमें खाली सप्लीमेंट करना होता है, डाइट चेंजेस करना होता है, वो ठीक हो जाता है। अगर थायराइड रिलेटेड है तो जब उनका थायराइड स्टेटस नॉर्मल होता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो झंझनाहट का तो आपने बताया कि क्योरेबल है, 1 महीने 2 महीने, या डिपेंड करता है कि महीने किस वजह से हो रहा है। मगर माइग्रेन अभी आपने बताया कि पीरियड्स के दौरान फीमेल्स में होता है, तो उस दौरान उनकी क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए कि वो माइग्रेन उस टाइम उनको कम उनके ऊपर प्रेशर डाले। तो एक तो ये है कि जब पीरियड्स का टाइम होता है तो जैसे अपना एक कल्चर होता था, मतलब काफ़ी अभी भी हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं कि जब पीरियड्स का टाइम होता है तो हम क्या बोलते हैं लेडीज़ को, टेक रेस्ट, ठीक है। तो वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न होता होगा, मतलब अभी हमें समझ में आया कि वो क्यों बोलते थे टेक रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई उनके ऊपर फिजिकली बोझ कम पड़े, ठीक है। अगर वो खाना नहीं बना रहे या दूसरा कुछ काम नहीं कर रहे तो उनको एक रेस्ट का टाइम मिल जाता है, तो वो उस समय हार्मोनल फ्लक्चुएशंस में उनकी मदद करता है। वो हम अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि भाई ठीक है आपका ये टाइम है तो हम बाहर बाजार का काम हम देख लेंगे, उनको अच्छे से उनके खाने पीने का और रेस्ट का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है, राइबोफ्लाविन होते हैं और सोयाबीन है, कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग डाइट में रख सकते हैं जो समय उसको प्रिवेंट भी कर सकती है ड्यूरिंग पीरियड्स और बिफोर पीरियड्स। यस,
मतलब उस दौरान ये मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स और ये मतलब रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट तो रेस्ट है, हमें उस टाइम उनको रेस्ट करना है। उस टाइम में हमें कुछ भी इस तरह का नहीं लेना, जैसे ब्रेड होता है, फर्मेंटेड आइटम्स होते हैं और ऑयली फ्राइड चीज़ें होती है। इवन हमने केसेस जो देखे हैं, प्याज, कच्चे प्याज से प्रॉब्लम होता है, आलू से प्रॉब्लम होता है, अचार से प्रॉब्लम होता है। तो उस समय के अगर डाइट संतुलित रहती है और छोटा मोटा सप्लीमेंट अच्छे से रेस्ट कर लेते हैं तो निकल जाता है। माइग्रेन का क्या है, माइग्रेन मतलब ब्रेन का मेमोरी पार्ट है, ठीक है। एक बार सर दर्द हुआ, ब्रेन उसको रजिस्टर कर लेता है, ठीक है। अच्छा मैं वहाँ पे धूप में 2 बजे गया था, गर्मी में गया था और मेरा सर दर्द चालू हो गया। मैं अगर दोबारा उस सिचुएशन में जाऊँगा तो और तेज होगा, दोबारा जाऊँगा और तेज होगा। तो सबसे अच्छा है कि हम होने ही नहीं दें। अगर हो जाए तो उस समय सिंपल पैरासीटामोल ले लेना। बाम लगाना एक गलत आइडिया है, तो बाम से भी बढ़ जाता है। बाम दूसरी जगह काम करता है, आपको साइनस का हेडेक है तो बाम काम करेगा। माइग्रेन वाले को बाम लगाओगे तो उसको ऊपर से ही लगेगा कि ठीक है, अंदर से तो उसकी तीव्रता बढ़ती नहीं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। For last 5 years I've been suffering from migraine. हाँ सर, हम मिले थे आज दोपहर में। जी सर। तो मैं पूछा था कि मैं लंदन के अंदर डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेहता, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दी नानावती के हॉस्पिटल में आकर के, और उसमें उन्होंने बताया कि काफ़ी इम्प्रूव हुए। सेकेंडली इन जर्मनी ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग देम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम ऑफ दिस। क्या इस तरह एक्टिविटीज अपने यहाँ हो रही है, क्या पॉसिबल है? और दूसरा आपने कहा कि सिर्फ अहमदाबाद में अवेलेबल है, ऐसा क्या है जो बिल्कुल अवेलेबल ही है? यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए तो आप मशीन आएगा यहाँ पर अरेंज कर सके तो पार्किंसन में सर अभी हम लोग के पास में मेडिसिन के अलावा 2 बेसिक ट्रीटमेंट है जो अभी इंडिया में अवेलेबल है। तो इंजेक्शन फॉर्म में होती है, इंसुलिन के पेन जैसा इंजेक्शन होता है, उसका पंप भी आता है। हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हम पेशेंट को ट्रेन कर देते हैं कैसे उसको लेना है। और अगर उसका प्रॉपर डायग्नोसिस मिल जाता है कि पार्किंसन का कौन सा टाइप है, पार्किंसन बोलने में एक शब्द होता है पर उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा टाइप का ये पार्किंसन है तो उसमें हम ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं। ये दोनों ही अप्रूव ट्रीटमेंट है। इन जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड है वहाँ पे ये पिछले 30-40 साल से रेगुलर हो रही है और वहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। सर नेचुरोपैथी एग्जैक्टली वही काम करती है जो हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं। नो ट्रीटमेंट, ओनली RTMS इज रिकमेंडेड। RTMS में क्या करते हैं वो लोग, हम लोग हमारे ब्रेन पे ब्लड पल्स देते हैं और उसकी इफेक्ट जो है वो 12 से 20 घंटे तक रहती है। हम मेडिकल साइंस में बात करते हैं जो इफेक्टिव हो, लंबा हो, पेशेंट घर पे भी ले सके। जो पल्स थेरेपी होती है वो वहाँ हॉस्पिटल सेटअप में लेना होता है और 12 से 20 घंटे बाद उसकी असर चली जाती है। सर जीबी सिंड्रोम बहुत कॉमन नाम नहीं है सर, सुनने में भी काफ़ी लोगों ने नहीं सुना, पर जिसने होता है उसने बहुत अच्छी तरीके से इस बीमारी को समझा। सर जहाँ तक मैं समझता हूँ ये वायरस जेनेटिक वायरस। सर क्या इससे बचा जा सकता है, क्या प्रिकॉशन ऐसा कुछ हो सकता है क्या सर इसमें? क्योंकि मैंने मेरे परिवार मेरी रियल सिस्टर को हुआ था, जबकि उससे पहले तक मैं मुझे मालूम भी नहीं था कि जीबी सिंड्रोम क्या होता है, बट मैंने उसको देखा है और बहुत बुरी तरीके से। मैं यहाँ 1 महीना जोधपुर में ट्रीटमेंट कराने के बाद मैं स्टर्लिंग में जाकर मैं 10 दिन मेरी सिस्टर को प्लाज्मा थेरेपी, IVIG, स्टोरेट सब लगे थे। सर इसका कोई प्रिकॉशन है या सर ये जब होगा तभी पता चलेगा? जीबी सिंड्रोम मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिनका शरीर कमज़ोर है ये उनको हो जाता है। प्रिकॉशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे केसेस देखे हैं जो बोलते हैं सर हमने तो खाली बाहर में राइस ही खाया था, कि हम तो बाहर का कुछ खाते नहीं सर, खाली राइस ही खाया था। या कोई बोलता है कि सर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मुझे खाली जुकाम ही हुआ था। तो ये जीबी सिंड्रोम जो है वो भी एक बड़ा टाइप है, उसके अंदर बहुत डिफरेंट सब टाइप्स आ गए। तो कौन सा टाइप का आता है उसके हिसाब से पेशेंट की रिकवरी होती है। अर्ली ट्रीटमेंट उसमें यूज़फुल होता है। प्रिकॉशनरी में एक ही है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हम लोग उससे बच सकते हैं। तो सब मिला के इतनी सी बात है
कि आज के इस दौर में पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को हम कम नहीं कर सकते। मिलावटी और केमिकल और ये सब खान पान को हम छोड़ नहीं सकते, और भागदौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस हम कम नहीं कर सकते। और ये सारे कहीं ना कहीं लाइबल हैं हमारे शरीर को डैमेज करने के लिए, हमारा ऑर्गन को डैमेज करने के लिए। लेकिन आज मुख्य रूप से हार्ट और मस्तिष्क से संबंधित जितने भी हमको एडवाइस दी गई है, हमको परामर्श दिया गया है, हमें इनसे बचने के लिए और होने के बाद इनकी रेक्टिफिकेशन के लिए जो भी आपने हमें लाभान्वित किया है, मैं जायडस हॉस्पिटल्स का और दिनेश जी सैनी साहब जो न्यूरो के अपने आप में एक नाम है, आपने हमें लाभान्वित किया और बहुत अच्छे से हमें सब चीज़ें बताई। हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और हमारे घर परिवार में भी इस तरह की अगर कोई चीज़ हैपनिंग होती है तो हम अलर्ट रहेंगे। बस आज का ये इतना ही हमारा ध्येय था, जो संख्या में भले ही हम कम हैं, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट और इन लोगों ने जो जिस तरह से हम सबको सुन के और जो चीज़ सीखी, निश्चित रूप से इनके जीवन में और हमारे जीवन में काम आएगी। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं रवि जी जैन साहब जो हमारे उपाध्यक्ष हैं उम्मीद क्लब के, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो कृपया पढ़ा। I want to express my thanks to Jain Sahab, Priyanka Madam, all committee members, Vinod ji, and all dignitaries in the hall. कि क्योंकि मैंने बोला आज के टाइम में 10-10 का ज़माना आ रहा है ना, तो आपने इतने पेशेंस से सुना सब चीज़ों को, एंड आई विश कि आप यहाँ से बी फास्ट को याद रख के जाएँ। सो बहुत सिंपल है, ऐसे हॉस्पिटल पहुँचना जहाँ CT स्कैन MRI होता है, फिजिशियन होता है, एंड उनसे रिक्वेस्ट करनी कि सर वो इनएक्टिव प्लेस करके उसको हम लोग बोलते हैं, सर वो 25,000 का इंजेक्शन लगा दीजिए, हम 4.5 घंटे काम कर सकते हैं, इतना समय, एंड इट मेक ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच।